वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। दिस इज़ विपिन राठौर। तो यार, आप लोगों ने देख ही लिया होगा थंबनेल में तो कि आज हम हाईवे इंजीनियरिंग का डिस्कस करने वाले हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ। अप्रोक्सीमेट आप लोग के 80 टू 100, मैं आप लोग को बोल रहा हूँ 80 टू 100 फैक्ट्स ये होंगे आप लोग के। और अगर एग्ज़ाम से पहले अगर आप ये देख लेते हो तो आप लोग को काफ़ी फ़ायदा एग्ज़ाम में होने वाला है, क्योंकि ये सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लो वेटेज का सब्जेक्ट हमारा होता है और लोग इसको छोड़ करके चले जाते हैं। अगर मान लो 2 से 3 क्वेश्चन भी आप लोग को अगर इस सब्जेक्ट से देखने को मिल जाते हैं तो एक एक मार्क्स आपका सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो फिर आप इस सब्जेक्ट को कैसे इग्नोर कर सकते हो। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़कर नहीं जा सकते हो। तो चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि किस तरीके से हम ये सब्जेक्ट को करेंगे और क्या क्या मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए हाईवे इंजीनियरिंग है आप लोग का। आता तो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग भी है आप लोग का ट्रांसपोर्टेशन में, लेकिन वहाँ से हमको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास कौन कौन से टॉपिक इसमें होंगे, मैं आप लोग को कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। एक हम पढ़ेंगे हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन हमारा बनता है। हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी मैं आप लोग के लिए कराऊंगा ये। और जो हाईवे मटेरियल है आप लोग का, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हाईवे मटेरियल जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और पेवमेंट डिज़ाइन की अगर हम बात करें तो पेवमेंट डिज़ाइन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, हम देखेंगे इसमें फ्लेक्सिबल और जो रिजिड पेवमेंट होती है उनको डिज़ाइन करने के क्या क्या मेथड होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, तो बिना डिले करे स्टार्ट करेंगे यार अपना हाईवे को। एक बार देख लीजिए, कुछ टेक्निकल टर्म्स आप लोगों को मैं इमेज की हेल्प से क्लियर कराऊंगा इसमें, तो काफ़ी हेल्पफुल लेक्चर होने वाला है। और हो सकता है अगर आप अच्छे से ध्यान से वीडियो देखोगे तो सारी चीज़ें आप लोग को इस वीडियो में ही याद हो जाएं, बाद में आप लोगों को कुछ करने की भी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, ये देखो टिपिकल हाईवे सेक्शन, एक हाईवे सेक्शन आप लोग को नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखो ये आप लोग को एक मैप है, ऊपर आप देख सकते हो एक मैप आप लोग को ड्रॉ करा गया है एक सिंपल सा, और नीचे आप लोग को एक्चुअल में आप लोग को दिखाया गया है कि किस तरीके का रोड आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोग को क्या दिखाने की कोशिश करी है, ये देखिए एक सब बेस आप लोग को नज़र आ रहा होगा जिसमें सैंड और ग्रेवल आप लोग का बताऊंगा ये क्या होता है। पेवमेंट भी बताऊंगा आप लोग को, जो एसफल्ट और कंक्रीट है ये क्या है, सारी चीज़ें 1 बाई 1 डिस्कस करूंगा। लेकिन ये डायग्राम मैंने आप लोगों के लिए क्यों इंक्लूड किया है, ये सिर्फ इसलिए इंक्लूड किया है, ये आप लोगों को जो मिडिल वाला पोर्शन है ये दिखाने के लिए इंक्लूड किया है। इसको हम बोलते हैं मार्जिन, इसको याद रखना, इसको हम बोलते हैं मार्जिन। ठीक है, ये जो बीच वाला पोर्शन आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस डायग्राम में बात करें तो जो येलो वाला आप लोगों को पोर्शन है इसको हम मार्जिन बोलते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हो ये वाला जो पोर्शन है आप लोग का, इसको पूरा हम मार्जिन बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतना ये बताने के लिए आप लोग का इंक्लूड किया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे आ जाता है हमारा 3 रोड डेवलपमेंट प्लान्स। ठीक है, तो 3 रोड डेवलपमेंट्स प्लान जो इनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान। तो हुआ क्या था कि जब हमारा हाईवे, जब स्टार्टिंग में हमारा हाईवे बनना शुरू हुआ था, यानी कि रोड का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, तो वो अंग्रेज़ों के टाइम पे ही शुरू हो गया था। ठीक है, तो जब अंग्रेज़ों के टाइम पे ही हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था तो उसमें कुछ प्लानिंग करी गई थी कि कैसे इंडिया के अंदर जो कंस्ट्रक्शन है रोड का वो पूरा कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे कुछ टारगेट डिसाइड करे गए थे, कुछ हमारे वेन्यू तैयार करे गए थे, कुछ उसमें उन्होंने जो मिशन किया था उसको कंप्लीट करने के लिए उन्होंने कुछ टारगेट लेंथ अपनी डिसाइड की थी, वो सारी चीज़ें डिसाइड करी थी। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान की, तो इसमें हम देखेंगे जो हमारे केसेस होंगे, उसमें केसेस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट केसेस की, वेन्यू देखेंगे, ईयर देखेंगे, और जो टारगेट उन लोगों ने डिसाइड किया था अपना वो देखेंगे। क्योंकि यहाँ से ये जो जितने भी येलो वाले पॉइंट है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से तो डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल रोड टारगेट लेंथ भी देखेंगे। ठीक है, और जो अदर पॉइंट्स हैं रिलेटेड, ठीक है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सारे पॉइंट 1 बाई 1 में आपको बताऊंगा कैसे कैसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरी में है ये, आप ये समझ सकते हो कि शॉर्ट नोट्स एक तरीके से हैं जो रिवीजन के लिए इंक्लूड करे गए हैं। देखिए एक क्वेश्चन तो यहाँ से यही पूछा जाता है कि जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था उसको और किस नाम से जानते हैं, तो नागपुर रोड प्लान के नाम से जानते हैं। जो सेकंड 20 ईयर रोड प्लान था इसको हम बॉम्बे रोड प्लान के नाम से जानते हैं। और जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान था इसको हम लखनऊ रोड प्लान के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन तो हमारा यही बनेगा, सीधे डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, डायरेक्ट फैक्ट्स की बात करूंगा, यानी कि जहां से क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, क्योंकि हमारे वीडियो कम टाइम में हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम कवर कर पाएँ। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना।
नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये और बन सकता है ज़्यादा अगर वो डीप में क्वेश्चन बनाना चाहेगा कि नागपुर रोड प्लान जो था वो कब शुरू करा गया था आप लोग का। तो 1943 से करा गया था और यही वो आप लोग का रोड प्लान था जो आप लोग का 20 ईयर के लिए प्लान बना था, लेकिन ये आप लोग का 18 ईयर्स में ही कंप्लीट हो गया था, यानी बिफोर 2 ईयर्स आप लोग का कंप्लीट हो गया था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन सा वो रोड प्लान था जो 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, जो टारगेट डिसाइड करा गया था उससे भी पहले वो कंप्लीट हो गया था, वो नागपुर रोड प्लान ही था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बॉम्बे रोड प्लान आता है, तो वो 1961 में स्टार्ट हुआ था। लखनऊ रोड प्लान आता है, वो 1921 में स्टार्ट किया गया था। इन जो 20 ईयर रोड प्लान्स थे, इन्होंने कुछ अपने टारगेट डिसाइड किए थे। अगर हम उन टारगेट की बात करें तो जो टारगेट था आप लोग का फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान का या फिर नागपुर रोड प्लान का जो टारगेट था, इन्होंने डिसाइड किया था कि 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में हम 16 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। और बॉम्बे वाले जो थे, इन बॉम्बे वालों ने डिसाइड किया था कि हम 100 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में 32 किलोमीटर का रोड बनाएंगे। उसी तरीके से जो लखनऊ वाले थे, इन्होंने डिसाइड किया था कि 82 किलोमीटर का रोड हम बनाएंगे 100 किलोमीटर स्क्वायर में। यानी कि एक एरिया इन्होंने डिसाइड करा था जो आप लोग का 100 किलोमीटर स्क्वायर होगा, और उसमें अलग अलग इन्होंने डिसाइड किया था कि कितना कितना रोड हम बनाने वाले हैं। ठीक है, इसको हम याद करते हैं, इस तरीके से भी याद करते हैं, NBL करके भी याद कर लेते हैं। तो एक छोटी सी फुल फॉर्म है NBL, N फॉर नागपुर, B फॉर बॉम्बे, L फॉर लखनऊ। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो NBL। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक और यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है हमारा अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स का, ये देख लीजिए 6 वाला। बाकी ये 4th वाला और ये आप लोग को 5th वाला नहीं करना है। यहाँ पे देखें कि जो आप लोग का फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था NBL के अकॉर्डिंग, यानी कि जो नागपुर रोड प्लान था उसके अकॉर्डिंग रोड को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक था हमारा नेशनल हाईवे, सेकेंड स्टेट हाईवे, फिर एक मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड था, एक अदर डिस्ट्रिक्ट रोड था, एक विलेज रोड था। यानी कि इन्होंने 5 जगह कैटेगरीज में डिवाइड करा गया था, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन हमारा पूछा गया था RRB जी में कि जो नागपुर रोड प्लान था उसने कितनी कैटेगरीज में रोड को डिवाइड करा था। तो हो सकता है पूछ लिया जाए किसी भी एग्जाम में, आप लोग का JEE लेवल पर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट बात करें आप लोग का जो बॉम्बे था, बॉम्बे वालों ने क्या करा था, बॉम्बे वालों ने आप लोग का 5 में ना डिवाइड करके इन्होंने एक और आप लोग का ऐड कर दिया था, यानी कि 5+1 आप लोग का इन्होंने फॉलो किया था, जो एक्सप्रेस वे इन्होंने और ऐड कर दिया था। यानी कि नेशनल, स्टेट, MDR, ODR, VR तो होंगे ही आप लोग के, लेकिन एक और नई चीज़ आ जाएगी आप लोग की, और वो होगी एक्सप्रेस वे। इसके बाद बात करें आप लोग का जो आप लोग का लखनऊ रोड प्लान था, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने प्राइमरी, सेकेंडरी और आप लोग का जो टर्सरी वाले में अगर आप जाओगे तो ODR और जो आप लोग का अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और जो विलेज रोड होते हैं उसको इन्होंने रखा था। प्राइमरी में इन्होंने रखा था जो मेजर वाले होते हैं हमारे, यानी कि अगर बात करें एक्सप्रेस वे और आप लोगों का नेशनल हाईवे को रखा था, और सेकेंडरी में इन्होंने स्टेट हाईवे और जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है उनको इंक्लूड किया था। ये चीज़ें इन्होंने इंक्लूड की थी। तो ये क्वेश्चन आप लोग के बन सकते हैं जो मैंने आप लोग को बताए। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा मैं आप लोग को बताऊंगा, डिफरेंट रोड पैटर्न्स, यानी कि जब ये हमारे नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, NBL जब ये बना था हमारा नागपुर रोड प्लान बॉम्बे और लखनऊ वाला, तो इन्होंने डिसाइड करा था कि किस तरीके का हम पैटर्न फॉलो करेंगे। एक पैटर्न क्या चीज़ होती है, एक पैटर्न होता है आप लोग का प्री डिसाइडेड, हमारा एक ग्राफिकल स्ट्रक्चर होती है जिसको हमें फॉलो करना होता है, वो चीज़ हमारी क्या होती है, पैटर्न होता है। तो इन्होंने रोड के लिए हमारा जो सबसे पहला पैटर्न आता है वो आता है रेक्टेंगुलर एंड ब्लॉक पैटर्न। इसमें क्या होता है देखिए, कुछ इस तरीके से हमारे क्या होते हैं, ये हमारा एक रोड गया और ये एक रोड गया, यानी कि इस तरीके से हमारा क्या होगा, ब्लॉक्स की फॉर्म में। यानी कि अगर आप लोग को रोड बनाने हैं तो कुछ इस तरीके का आप लोग का नेटवर्क हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का आप लोग का नेटवर्क हो जाएगा। ये आप लोग की जो लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं ये सब रोड को बताएंगी, और बीच में जो होंगे आप लोग के ब्लॉक्स होंगे। यहाँ पर आप लोग का कोई भी रेजिडेंशियल एरिया या कुछ भी आप लोग का हो सकता है। तो इस तरीके से इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट आप लोग का आता है स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न। अब आप कहोगे सर ये हमें क्यों बता रहे हो ऐसे, ये तो समझ में आ रहा, नाम से क्लियर हो रहा है, स्टार एंड ब्लॉक, यानी कि ब्लॉक भी बन रहे हो आप लोग के और स्टार भी पैटर्न आप लोग का ड्रॉ हो रहा, तो वो स्टार एंड ब्लॉक हो जाएगा। देखो मैं आप लोग को बताता हूँ, ये आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक क्वेश्चन आप लोग का आता है, ठीक है, वो मैं आप लोग को बता देता हूँ, वो मुझसे छूट गया है यहाँ से। हाँ देखिए ये है, PDF में इंक्लूड किया गया था, ये वाला है आप लोग का जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए इंक्लूड किया है, ये क्वेश्चन आप लोग का ESC में भी पूछा जा चुका है, ये आप लोग का कई एग्जाम में JEE लेवल पे भी, और जो स्टेट AE एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल के AE एग्ज़ाम होते हैं, उनमें कई एग्जामों में क्वेश्चन आप लोग का रिपीट हो चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टार एंड ग्रिड पैटर्न आप लोग का अडोप्ट किया जाता है इंडिया में, यानी कि इंडिया में जो आप लोग का रोड पैटर्न है जो फॉलो करा जाता है उसका नाम होता है स्टार एंड ग्रिड, ठीक है ना। ये आप लोग का होता है, इसमें आप लोग को देख रहा होगा स्टार भी आप लोग को नज़र आ रहा होगा,
ये आप लोग को स्टार फॉर्म में नज़र आ रहा होगा इस तरीके से, और फिर उसके बीच में इस तरीके से ग्रिड भी बिछाई गई है। तो इस तरीके से जो स्टार एंड ग्रिड आप लोग का होता है कंबाइन, उसको हम बोलते हैं स्टार ग्रिड पैटर्न। एक और आता है हमारा जिसको हम स्टार एंड सर्कुलर बोलते हैं। तो ये देख लीजिए स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। वहाँ पे क्या था, ग्रिड की फॉर्म में था इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे ग्रिड की जगह हमने क्या बना दिए, सर्किल से ड्रॉ कर दिए। स्टार्स हमारा वैसे ही रहेगा, तो इसलिए हमारा हो जाएगा स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। ये इंपॉर्टेंट है जो मैंने आप लोग को बताया, इसको आप लोग को मेनली ध्यान रखना है कि स्टार एंड जो ग्रिड पैटर्न होता है वो हमारा इंडिया में फॉलो करा जाता है। क्लियर है। अब देखिए जो हाईवे का जो डेवलपमेंट हुआ था उसमें आप लोग को मैंने 20 ईयर प्लान तो बता दिए। जो 3 20 ईयर प्लान थे आप लोग के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, जिसमें आप लोग का जो फर्स्ट था वो आपका नागपुर रोड प्लान था, सेकंड जो था वो बॉम्बे रोड प्लान था, और थर्ड जो था वो लखनऊ रोड प्लान था। इनसे अलग हमारा क्या था कि हाईवे डेवलपमेंट एंड प्लानिंग के लिए आप लोग की कुछ जो अथॉरिटीज़ होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू वो इस्टेब्लिश करी गई थी, जिनका मेन पर्पस था कि आप लोग का कि किस तरीके से आप लोग का डेवलपमेंट किया जा सकता है हाईवे का। तो इन हाईवे को डेवलप करने के लिए जो 3 प्लान आप लोग के दिए थे वो इन्हीं अथॉरिटीज़ के थ्रू दिए गए थे। तो वो अथॉरिटीज़ कौन कौन सी थी जिन्होंने आप लोग के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और 20 ईयर जो रोड प्लान थे वो दिए थे, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जयकार कमेटी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जयकार कमेटी कब बनाई गई थी हाईवे डेवलपमेंट के लिए, तो 1927 में आप लोग की बनाई गई थी। उसके बाद देखो जो आप लोग का एक और बना था जो हमारा होता है CRF, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल रोड फंड। इसने क्या, ये 1929 में आप लोग का इस्टेब्लिश हुआ था। इसने क्या किया था कि जो भी आप लोग का क्या होगा टैक्स वसूला जाएगा, ठीक है, जो भी आप लोग का टैक्स वसूला जाएगा, मान लो कि आप व्हीकल होते हैं तो आप लोगों ने टोल टैक्स देखे होंगे, तो वहाँ से जो भी टैक्स आएगा वो इस सेंट्रल रोड फंड के पास जाएगा, और ये डिसाइड करेगा कि किस तरीके से आप लोग का पैसा लगना है, किस जगह पर कितना पैसा लगना रोड डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद एक इंडियन रोड कांग्रेस आप लोग का डेवलप हुआ, जिसको आप IRS कहते हो। इसने अपनी गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से आप लोग को हाईवे को बनाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप पढ़ते हो ना, IRC के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो। IRC के अकॉर्डिंग कितनी रोड की विड्थ होनी चाहिए, कितनी आप लोग की व्हीकल की लेंथ होनी चाहिए, कितनी उसकी व्हीकल की विड्थ होनी चाहिए, कितना उसका स्लोप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ते हो वो IRC के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हो। तो ये एक इंडियन रोड कांग्रेस था जो आप लोग का 1934 में बनाया गया था। उसके बाद देखिए फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान, सेकंड 20 ईयर रोड प्लान और जो थर्ड 20 ईयर रोड प्लान थे ये भी आप लोग के किए गए थे। और देखिए जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग का डिसाइड जो करा गया था वो 20 ईयर के लिए डिसाइड करा गया था 1943 से 1963 के लिए, जो फर्स्ट 20 ईयर रोड प्लान था। लेकिन हुआ क्या, ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, यानी कि 1961 में ही ये कंप्लीट हो गया था। नेशनल हाईवे एक्ट भी आया था आप लोग का, नेशनल हाईवे एक्ट जो 1956 में आया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान आप लोग के इंपॉर्टेंट है। 1943 से लेकर के 1963, लेकिन 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था, तो दूसरा स्टार्ट हो गया था 1961 से लेकर के 1981 तक, 20 साल के लिए चलेंगे। और फिर 1981 से आप लोग का चलेगा 2001 तक, 20-20 साल का इनका गैप होता है, वो आप देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बस एक याद कर लेना, 1943 से स्टार्ट हुए थे और ये पहला वाला जो था ये 2 साल पहले ही कंप्लीट हो गया था। क्लियर। चलो नेक्स्ट देख लीजिए, जो इम्पोर्टेंट रिकमेंडेशन थी जो जयकार कमेटी हमारी बनाई गई थी। अब होता क्या है कि देखो अगर कोई भी आप लोग को क्या होता है, कोई भी रूल या कोई भी आप लोग को बनाना होता है, कोई भी लॉ आप लोग को बनाना होता है, तो उसको बनाने से पहले क्या होता है, एक कमेटी बनाई जाती है जो आप लोग को बताती है कि सर आप जो ये काम करने वाले हो इसके रिजल्ट क्या होंगे, ये सही भी होगा या गलत होगा। तो फिर उसके जो चीज़ें फेवर में नहीं होती हैं उनको सही करने के लिए या उनको सही करके कमेटी क्या करती है, अपनी कुछ रिकमेंडेशन देती है, अपनी कुछ गाइडलाइंस देती है जो ये बताती हैं कि आप इस चीज़ को ना करके इस चीज़ को करो, ये पब्लिक के लिए हेल्पफुल होगा। तो उसी तरीके से जो कमेटी बनाई गई थी जयकार कमेटी, उसने अपने कुछ क्या थे, कुछ अपने प्रोविजंस दिए थे, अपनी कुछ रिकमेंडेशन दी थी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो तो इंडिया में हाईवे का जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो पाएगा। सबसे पहले इन्होंने क्या बनाया था, ये देखिए इन्होंने कहा था रोड डेवलपमेंट शुड बी कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि जो आप लोग का रोड डेवलपमेंट होना चाहिए ना वो नेशनल इंटरेस्ट पे होना चाहिए, यानी कि जो भी आप लोग का होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें जो टैक्स होगा, टैक्स ऑन पेट्रोल शुड बी लिवाइव्ड टू कलेक्ट फंड फॉर रोड डेवलपमेंट वर्क। यानी कि जो आप फंड कलेक्ट करोगे ना सर, जो टैक्स लोगे आप पेट्रोल पे, टैक्स लोगे आप रोड पे, तो उसको भी कलेक्ट करने के लिए एक प्रॉपर आप लोग का एक फंड होना चाहिए।
इन्होंने उसका ये रिजल्ट आया था आप लोग का जो CRF बना था, ठीक है, सेंट्रल रोड फंड जो था वो इसी की ही देन थी जो 1928 में बना था। इन्होंने कहा कि एक फ़ंड होना चाहिए, तो गवर्नमेंट को लगा कि हाँ भी ऐसा एक फ़ंड होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने क्या करा, एक फ़ंड बना दिया जिसका नाम रखा है इन्होंने CRF, सेंट्रल रोड फंड। नेक्स्ट क्या था, एक एडवाइजरी बॉडी वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रोड को लेकर के इन्होंने जारी करा है कि एक टेक्निकल बॉडी होनी चाहिए जो आप लोग को गाइडलाइंस दे। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग का IRC आया, इंडियन रोड कांग्रेस आया। कब आया सर? 1934 में आया। तो ये वही आप लोग का है जो आप लोग को गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है कि इंडिया में किस तरीके से आप लोग का हाईवे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप लोग का बताता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट हमको ये बोलता है कि अ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इंस्टीट्यूटेड टू कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क। इन्होंने कहा कि आप लोग का एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए जो अलग अलग हाईवे मटेरियल्स को आप लोग का अलग अलग टाइम पे रिसर्च करती रहे, ठीक है, और किस तरीके से हमारा उसके हाईवे की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है उनके बारे में बताती रहे। तो एक इस तरीके की रिसर्च, हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट भी होना चाहिए। तो उसी को ध्यान में रखते हुए एक हमारा CRRI बनाया गया था। एक फुल फॉर्म इसकी क्या होती है, चलो एक बार देख लेते हैं, अगर होगी तो मैं बता दूंगा। CRRI आप लोग का बनाया गया है कब? 1950 में, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट करके था कुछ इस तरीके से, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट जो 1950 में आप लोग का बनाया गया था। अब देखिए, जो भी क्वेश्चंस हमारे हाईवे डेवलपमेंट से बन सकते थे वो सारे मैंने आप लोग को बता दिए कि किस किस तरीके के क्वेश्चन हमारे हाईवे डेवलपमेंट से बन सकते थे, चाहे वो पैटर्न से लेकर के हों, चाहे वो फर्स्ट सेकंड और थर्ड 20 ईयर रोड प्लान हो उससे लेकर के हों, या फिर जो आप लोग की कमेटी बनाई गई थी रोड डेवलपमेंट को लेकर के, वहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे वो डायरेक्ट मैंने आप लोग को बता दिए, ठीक है। वो आप लोग के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक आ जाता है, हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन भी बोलते हैं हाईवे का, कि क्रॉस सेक्शन डिज़ाइन को लेकर के या हाईवे ज्योमेट्रिक डिज़ाइन को लेकर के कुछ लोग बोलते हैं, इसको ज्योमेट्रिक डिज़ाइन भी बोलते हैं। तो जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन से लेकर के जो भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो मैं आप लोग को बताऊंगा। उससे पहले आप लोग ये थोड़ी सी चीज़ें देख लीजिए जो मैंने आप लोग को दिखाने की कोशिश करी। सबसे पहले आप कैरीज वे को देखिए, ये आप लोग का कैरीज वे है। कैरीज वे वो पोर्शन होता है आप लोग का जहाँ पर व्हीकल आप लोग के ट्रैवल करते हैं। अब उसके दोनों साइड क्या होता है, कुछ शोल्डर के लिए भी बिर्थ छोड़ी जाती है, ये देखिए कुछ शोल्डर के लिए यहाँ पे बिर्थ रहने देते हैं। शोल्डर के बाद क्या होता है, कुछ रोड मार्जिन होता है, दोनों साइड में हम रोड मार्जिन छोड़ देते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी आ जाती हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट हमारा आता है रोड बाउंड्री, बिल्डिंग लाइंस और ये कंट्रोल लाइंस। अब देखो होता क्या है, ये जो लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं, रोड लाइंस। तो यहाँ तक जो रोड का एरिया, यहाँ तक रोड है आप लोग का, यहाँ तक रोड है, ये यहाँ तक आप लोग का रोड का जहाँ तक पोर्शन है, ये आप लोग का जितना भी आता है ये सब रोड बाउंडिंग के अंदर आता है, ठीक है, रोड बाउंडिंग के अंदर ये आप लोग का आता है। उसके बाद आता है बिल्डिंग लाइन। बिल्डिंग लाइन आप लोग की वो लाइन होती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर रोड ये यहाँ से पास हो रहा है तो इससे इधर ही आप लोग की बिल्डिंग बनाई जाती है, उससे कुछ दूर आप लोग की बनाई जाती है। यानी कि बिल्डिंग लाइन आप लोग की वो लाइन होती है जिससे आगे आप रोड की तरफ को बिल्डिंग नहीं बना सकते, उससे पीछे ही आप लोग को बनानी होगी। तो एक वो आप लोग की रोड लाइन होती है। कंट्रोल लाइन आप लोग की वो लाइन होती है जहाँ तक हाईवे अगर चाहे, ठीक है, अगर आप लोग का चाहे रोड कंस्ट्रक्शन, इंडियन रोड कांग्रेस या फिर CRRI, अगर कोई सी भी कमेटी आप लोग की चाहे तो जहाँ तक आप लोग का रोड को वो एक्सपेंड कर सकती है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे आती हैं। मैंने दिखाने की कोशिश करी है आप लोग का कौन सा पोर्शन क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, अपना जो मेन फैक्ट है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो IRC का कोड आप याद कर लीजिए। जो ज्योमेट्रिक डिज़ाइन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग है उसमें आप IRC, जो इंडियन रोड कांग्रेस है, उसका कोड डायरेक्ट आप सब लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब डायरेक्ट आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा। IRC का कोड होता है 73/1980। इसके अंदर आप लोग के बहुत सारे हाईवे के जो मटेरियल होते हैं उनका भी टेस्टिंग आप लोग का करा जाता है। तो ये कोड बहुत आप लोग का इंपॉर्टेंट हो जाता है और अलग अलग गाइडलाइंस आप लोग को प्रोवाइड कराता है, रोड विड्थ को लेकर के, व्हीकल की लेंथ को लेकर के, इन सारी चीज़ों को बताता है। तो 1980 में आप लोग का ये कोड आया था। सबसे पहले बात करते हैं क्रॉस सेक्शन एलिमेंट की, कि अगर आप लोग को हाईवे है तो उसके क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट आएगा हमारा, ध्यान रखना इसको, बहुत सारे एलिमेंट्स हम इसमें देखने वाले हैं। पेवमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। पेवमेंट किसको बोलते हैं, देखो पेवमेंट आप लोग का वो पोर्शन होता है जो आप लोग का व्हीकल को कैरी करता है, व्हीकल को कैरी करता है, जिस पर आप लोग के व्हीकल चलते हैं, वो पेवमेंट होता है। अब देखिए जो पेवमेंट होता है आप लोग का दो तरीके का होता है, एक आप लोग का रिजिड पेवमेंट होता है और एक आप लोग का फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। अब देखो आने वाले टाइम में मैं आप लोग को बताऊंगा क्या रिजिड पेमेंट होता है और क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट होता है। उससे पहले आप लोग को याद रखना कि इस पेमेंट का ही एक पार्ट होता है फ्रिक्शन।
क्योंकि जब व्हीकल आप लोगों का ट्रैवल करेगा, व्हीकल इसके ऊपर ट्रैवल करेगा पेमेंट के ऊपर, तो फ्रिक्शन तो इसी का इफेक्ट होगा ना। तो जो फ्रिक्शन आप लोग का अप्लाई होता है दो तरीके से अप्लाई होता है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है, एक लेटरल फ्रिक्शन होता है। एग्जाम में डायरेक्ट जेई के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से कि लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना होता है। लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है म्यू इजिकल टू 0.35 से लेकर के आप लोगों का 0.40 तक होता है। लेटरल कितना होता है, लेटरल आप लोगों का म्यू इजिकल टू 0.15 तक होता है। ये आप लोग को याद रखना है। अब याद कैसे रखोगे, देखो लॉन्गिट्यूडनल ज़्यादा बड़ा वर्ड है एज़ कम्पेयर टू लेटरल, तो लेटरल वाली वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और लॉन्गिट्यूडनल वाली वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्योंकि ये तो हमको याद रह जाता है कि एक वैल्यू 0.15 थी और एक वैल्यू 0.35 थी, लेकिन हमको परेशानी ये होती है याद रखने में कि कौन सी लॉन्गिट्यूडनल थी और कौन सी लेटरल थी। तो आप याद रख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल में जो ज़्यादा वर्ड आते हैं तो इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और लेटरल वाले में कम वर्ड आते हैं तो इसकी वैल्यू कम होती है। कम कितनी होती है, 0.15 होती है, और इसकी वैल्यू 0.35 होती है। नेक्स्ट बात करते हैं स्किडिंग एंड स्लिपिंग। देखो स्किडिंग एंड स्लिपिंग से भी लेकर के हमारा कोई क्वेश्चन ऐसा कुछ बनता नहीं, लेकिन पता होनी चाहिए स्किडिंग और स्लिपिंग क्या होती है। स्किडिंग का मतलब होता है कि जब एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आप लोग का व्हीकल स्किड कर जाता है, ठीक है, बाई अप्लाइंग द ब्रेक। लेकिन स्लिपिंग की सिचुएशन ये होती है कि व्हीकल आपका जो व्हीकल का जो व्हील होता है वो एक ही पोजीशन पर आप लोग का रोटेट करता रहता है, लेकिन व्हीकल आप लोग का आगे नहीं बढ़ता है, तो वो आप लोग की स्लिपिंग सिचुएशन होती है। और स्किडिंग में क्या होता है, एक तरीके से आप लोग का वो आगे चला जाता है। नेक्स्ट हम बात करें उसके बाद पेमेंट अनइवननेस, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो कि पेमेंट अनइवननेस जो होती है ये आप लोग का एक बम्प इंटीग्रेटर होता है। याद रखना इसका बम्प इंटीग्रेटर होता है, उससे आप लोग का मेजर कर पाते हो आप कि कितनी पेमेंट में अनइवननेस होगी। अच्छा ये अनइवननेस क्या होती है, अनइवननेस आप लोग को ये बताती है अगर ये पेमेंट है तो अगर मान लीजिए आप लोगों ने कई बार देखा होगा रोड होती है, तो रोड में कई बार छोटे छोटे होल हो जाते हैं, कई बार बड़े होल भी हो जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं अनइवननेस। तो ये जो अनइवननेस है कि एक रोड में कितनी अनइवननेस होगी तो वो आप पता कर पाते हो बम्प इंटीग्रेटर से। अच्छा ये बम्प इंटीग्रेटर जो होता है कैसे मेजर करता है, तो ये आप लोग को बताता है mm पर किलोमीटर के हिसाब से, यानी कि 1 किलोमीटर की लेंथ में आप लोग के कितने mm तक के ये आप लोग के मतलब होल्स थे या अनइवननेस थी, ये आप लोग को बताता है। उसके बाद आता है कैम्बर और क्रॉस सेक्शन और क्रॉस फॉल। ये तीनों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं। कैम्बर के नाम से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्रॉस स्लोप के नाम से भी, और क्रॉस फॉल के नाम से भी। अभी कैम्बर होता क्या है, तो कैम्बर आप लोगों का वो पोर्शन होता है, आप लोगों अगर ये रोड है तो रोड पे आप लोगों ने देखा हो कुछ इस तरीके कर्व वाला पोर्शन हम ऊपर से प्रोवाइड करा देते हैं। इसका काम क्या होता है, जो रेनफॉल इस पर आने वाली है उस रेनफॉल क्या है इसके अंदर पेनिट्रेट ना हो, और एक स्लोप प्रोवाइड कराने की वजह से जो वाटर है वो आप लोग का नीचे आ जाए, इससे उतर करके वाटर आप लोग का नीचे आ जाए, ठीक है, बह करके फ्लो होकर के नीचे आ जाए, इसमें आप लोग का वाटर पेनिट्रेट ना कर पाए, इसलिए हम क्या करते हैं कैम्बर या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराते हैं। अब कितना कैम्बर स्लोप कितना क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराना, तो उसके लिए आप लोग को बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना और कुछ भी याद नहीं रखना। कौन सा जनरली हम यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट एंड पैराबोला का कॉम्बिनेशन। अगर मैं आप लोग को बताऊं कौन सा हम यूज़ करते हैं, तो स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक, स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक कैम्बर हमसे पूछा जा सकता है। तो स्ट्रेट और पैराबोलिक का कॉम्बिनेशन हम यूज करते हैं, ना तो प्योर पैराबोलिक यूज करते हैं और ना ही प्योर स्ट्रेट यूज करते हैं। उसकी इक्वेशन क्या होती है कि कितना हाइट हमारी उसकी रह सकती है मैक्सिमम, तो उसके लिए हमारी y की इक्वेशन आती है y इजिकल टू 2x² अपॉन NW, कितना आता है 2² अपॉन NW, ठीक है। n क्या होता है आप लोग का स्लोप को बताता है, n आप लोग का स्लोप बताता है कि 1 आप लोग का हॉरिजॉन्टल होने पे या 1 वर्टिकल होने पे n हॉरिजॉन्टल आप लोग का कितना आएगा, ये भी जिस हिसाब से वो देगा वर्टिकल के हिसाब से देगा वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल के हिसाब से देगा हॉरिजॉन्टल, जिस तरीके से स्लोप दे करके रखेगा वो हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। अब उसके बाद एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग का आता है कि सर पेमेंट में हम स्लोप कितना देंगे, पेमेंट में हम स्लोप कितना देंगे। तो सबसे पहले देखो पेमेंट जो आप लोग की होती हैं कितने तरीके की होती हैं। एक तो आप लोग की सीसी पेमेंट होती है, ठीक है, सीसी पेमेंट कौन सी होती है, जो सीमेंट कंक्रीट पेमेंट हो आप लोग की, या फिर हाई बिट्यूमिन पेमेंट हो, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट हो या फिर हाई बिट्यूमिन पेमेंट हो। उसके बाद नेक्स्ट थिन बिट्यूमिन पेमेंट आता है, एक वाटर बाउंड मैकाडम आप लोग का आता है जिसको ग्रेवल रोड भी हम बोलते हैं, और एक अर्थ रोड आता है, ये आप लोग का कच्ची वाली जो सड़क होती है जो जनरली गाँवों में देखने को मिलती है वो आप लोग की होती है। तो जो सीसी पेमेंट आप लोग का होता है इसके केस में ही आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा
अगर मैं आप लोगों से कहूँ तो एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा आप लोगों का सीसी या हाई बिट्यूमिनस पेवमेंट के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। पूछा तो बाकी के लिए भी जा सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये याद रखना है। अब अगर मान लो कि वहाँ पर जहाँ पर आप रोड बना रहे हो वहाँ पे हैवी रेनफॉल है, अब जाहिर सी बात है हैवी रेनफॉल है तो आप लोग को स्लोप भी क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ेगा। अगर लाइट रेनफॉल होती तो स्लोप थोड़ा सा कम रख देते। तो अगर हैवी रेनफॉल होती तो हमें 2% का स्लोप रखना होता है, और लाइट रेनफॉल होती है तो 1.7% का हमें स्लोप रखना होता है। तो ये हमें पता होनी चाहिए, 1.7% लाइट के लिए और 2% हमारा हाई के लिए या हैवी रेनफॉल के लिए। तो इतना तो हम याद भी रख सकते हैं कि अगर कहीं पर ज़्यादा रेनफॉल होने वाली तो जाहिर सी बात है सर वहाँ पे हमें स्लोप ज़्यादा ही रखना पड़ेगा, चाहे वो आप लोग की पेमेंट सीसी ही क्यों ना हो, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट क्यों ना हो, या फिर आप लोग का हाई बिट्यूमिनस पेमेंट क्यों ना हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग की थिन बिट्यूमिन पेमेंट है तो उसके लिए आप ये अप्लाई कर सकते हो। वाउंड मैकाडम में तो इतना रख सकते हो। और अर्थ के लिए तो आप लोगों को ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अर्थ में क्या होता है आप लोग को ज़्यादा रखना होता है कि अगर आप लोग का स्लोप कम है, पानी वहाँ पे रुक गया तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, जो आप लोग के ट्रेंच छोटे छोटे गड्ढे आप लोग के उसमें हो जाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है कैम्बर। कैम्बर को लेकर के तो देखो, कैम्बर को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैम्बर ऑफ शोल्डर इज़ 0.5% स्टीपर देन द कैम्बर ऑफ रोड सब्जेक्टेड टू मिनिमम 3%। अगर हम बात करें, मैंने अभी आप लोग को बताया था कि अगर ये मेरा कैम्बर है तो कैम्बर के साइड में इस दोनों तरफ हम क्या करते हैं, शोल्डर प्रोवाइड कराते हैं। अब इस शोल्डर का स्लोप हमसे पूछा जाता है कि शोल्डर का स्लोप कितना रखोगे। अब देखो शोल्डर का जो स्लोप है, हमें जाहिर सी बात है जो हमने रोड प्रोवाइड कराया इससे तो हमें ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो मान लो रोड पे से वाटर फ्लो होकर के आने वाला है वो सीधा कहाँ पर आएगा, शोल्डर पर आएगा। तो यहाँ से आप लोग का वो क्या हो जाना चाहिए, बह करके अलग हो जाना चाहिए, ये आप लोग का अलग हो जाना चाहिए यहाँ पे जो आप लोग का है। तो इसकी अगर हम बात करें शोल्डर की, तो शोल्डर जो आप लोग का होता है इसका जो 0.5% स्टीपर होता है कैम्बर से, यानी कैम्बर का जितना स्लोप है, अगर कैम्बर का 1 है तो हमें जो इसका रखना पड़ेगा शोल्डर का वो 1.5 रखना पड़ेगा, इससे ज़्यादा हमें स्लोप इसका रखना पड़ेगा। और अब मिनिमम की बात करें तो मिनिमम कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो शोल्डर का आप लोग का मिनिमम स्लोप हम बात करें तो 3% आप लोग का होना चाहिए, इससे कम आप किसी भी हालत में नहीं रख सकते हो। 3 mm तो आप लोग को रखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा बिड्थ ऑफ पेमेंट। जो हम पेमेंट बना रहे हैं उसकी बिड्थ हमें कितनी रखनी चाहिए, और जो कैरीज वे है, क्योंकि कैरीज वे या फिर पेमेंट दोनों का मतलब एक ही होता है, या तो वो पेमेंट बोले या आप लोग का कैरीज वे बोले। तो नंबर ऑफ़ लेन के ऊपर डिपेंड करता है आप लोग का कि बिड्थ ऑफ पेमेंट आप लोग को कितनी रखनी है। कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पेमेंट की बिड्थ है आप किसके ऊपर डिसाइड करोगे, तो वो व्हीकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ व्हीकल्स के ऊपर, नंबर ऑफ़ लेन्स के ऊपर, इनके ऊपर डिपेंड करता है। कि अगर मान लो कि नंबर ऑफ़ व्हीकल्स ज़्यादा हैं आप लोग तो नंबर ऑफ़ लेन्स ज़्यादा प्रोवाइड करानी पड़ेंगी। अब जब नंबर ऑफ़ लेन्स ज़्यादा प्रोवाइड कराओगे तो रोड की बिड्थ भी ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंगल लेन के लिए आप लोग का कितना होना चाहिए, तो मिनिमम अगर हम बात करें तो सिंगल लेन के लिए आप लोग को 3.75 मीटर आप लोग को रखना होगा, सिंगल लेन है तो। अगर हम बात करें 2 लेन विदाउट कर्व है, तो अगर विदाउट कर्व हम बात करें तो कितना होता है, 7 मीटर आप लोग का होता है। 2 लेन विद कर्व है तो 7.5 मीटर आप लोग का होता है। और इंटरमीडिएट लेन की बात करें तो 5.5 मीटर आप लोग का होता है। मल्टी लाइन के केस में 3.5 मीटर पर लाइन के केस में आप कितनी भी लाइन आप बना सकते हो, लेकिन एक लाइन की मिनिमम 3.5 मीटर आप लोग को विड्थ रखनी ही पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप लोग को ध्यान रखना है। इंटरमीडिएट वाला इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेन वाला और 2 लेन वाले इंपॉर्टेंट है। सिंगल लेन के केस में आप लोग को 3.75 मीटर रखनी है। 2 लेन वाले में कर्व अगर आप लोग दे रहे हो तो आप लोग को 7.5 मीटर रखनी है, और कर्व नहीं दे रहे हो तो 7 मीटर रखनी है आप लोग को। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना। मल्टी लाइन के केस में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं, एक और क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है बिड्थ ऑफ स्टैंडर्ड व्हीकल। अगर कोई भी आप लोग का व्हीकल है, कोई भी ट्रक या कोई भी व्हीकल है, तो उसकी स्टैंडर्ड बिड्थ कितनी होनी चाहिए IRC के अकॉर्डिंग, इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग आप लोग का कितनी इसकी बिड्थ होनी चाहिए। तो अगर हम इसकी बिड्थ की बात करें तो 2.44 मीटर। अगर आप किसी व्हीकल की बिड्थ रखना चाह रहे हो तो 2.44 मीटर आप मैक्सिमम उसकी बिड्थ रख सकते हो अकॉर्डिंग टू IRC। उसके बाद कर्व की बात करें, कर्व तो देखो शोल्डर, एक पीछे वर्ड आया था शोल्डर। अगर मैं शोल्डर की बात बताऊं आप लोग को, शोल्डर होता क्या है, तो अभी मैंने आप लोग को बताया था रोड है, तो रोड के दोनों तरफ आप क्या करते हो, शोल्डर प्रोवाइड कराते हो। जैसे हमारे शोल्डर नहीं होते हैं दोनों तरफ, वैसे ही आप क्या करते हो, शोल्डर प्रोवाइड कराते हो। तो होता क्या है कि अगर मान लो आपका व्हीकल ट्रैवल कर रहा था रोड के ऊपर, तो उसमें अगर कोई सडनली आपने नहीं सोचा था कि कोई ख़राबी
आ जाए उसमें, लेकिन फिर भी अगर कोई ख़राबी आ जाती तो उसको आप सही करने के लिए क्या करते हो, शोल्डर पे ले जाते हो। शोल्डर पे एक साइड आकर के उसको आप अपने व्हीकल को स्टॉप कर देते हो, वहाँ पर रोक देते हो, और जो भी उसकी आपको रिपेयरिंग करनी होती है आप वहाँ पे उसको कर लेते हो। तो एक तरीके से रिपेयरिंग पर्पज़ के लिए आप लोगों का शोल्डर प्रोवाइड कराया जाता है। सर कर्व की बात करें तो कर्व क्या होता है, तो कर्व एक वर्टिकल मेंबर आप लोग का होता है। अगर मैं एक्चुअल में बताऊं तो आप लोग को वर्टिकल मेंबर होता है 3 तरीके का, ये हमारा कर्व होता है। एक हमारा लो, एक सेमी बैरियर और एक आप लोग का बैरियर। यानी कि बात करें तो एक लो बैरियर, एक सेमी बैरियर और एक बैरियर टाइप का आप लोग का ये कर्व होता है। लो या माउंटेबल आप लोग का होता है, जिसका नाम लो या फिर माउंटेबल होता है। इसकी जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। सेमी बैरियर की बात करें तो 15 सेंटीमीटर होती है, और बैरियर की बात करें तो 20 सेंटीमीटर आप लोग की हाइट होती है। तो तीनों की हाइट भी हमको मालूम होनी चाहिए कि तीनों की हाइट इनकी क्या होगी। नेक्स्ट बात करें विड्थ फॉर्मेशन ऑफ रोड, कि आप लोग को जो विड्थ बनानी है, यहाँ पे अगर आप देखोगे विड्थ फॉर्मेशन ऑफ और रोडवे, यानी कि जो रोडवे है आप लोग का या फिर उसकी विड्थ फॉर्मेशन है वो किस तरीके से करोगे। तो एक तरफ टाइप्स ऑफ रोड ले लेते हैं हम कि किस तरीके का रोड होगा। एक तरफ हम टेरेन की बात कर लेते हैं। टेरेन का मतलब ये होता है कि आप जो रोड बनाने वाले हो प्लेन जगह पर या फिर रोलिंग जगह पर बनाने वाले हो, जहाँ पर रोलिंग आप लोग का होता है, या फिर माउंटेनियस यानी कि पहाड़ों पर आप रोड बनाने वाले हो, या फिर स्टीप जगह जहाँ पर आपकी होती है वहाँ पर आप रोड बनाने वाले हो। तो इन 2 फैक्टर के ऊपर आप लोग का डिपेंड करेगा कि आप लोग को विड्थ कितनी रखनी है। ध्यान रखना इस चीज़ का, रोड की मैं विड्थ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक रोड मैंने आप लोग को विड्थ पहले बताई थी, और एक रोड विड्थ आप लोग को ये नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के केस में मैं आप लोग को बता रहा हूँ। वो जर्नल आप लोग को विड्थ मैंने बताई थी। तो अगर वो प्रॉपर पूछे कि नेशनल हाईवे आप सिंगल लेन का बना रहे हो या आप स्टेट हाईवे सिंगल लेन का बना रहे हो और आप प्लेन पे बना रहे हो, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आप लोग को ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर से आप लोग को बोल रहा हूँ, केवल प्लेन वाले आप याद कर लीजिए। प्लेन वाले ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चाहे आप सर नेशनल हाईवे बनाओ या स्टेट हाईवे बनाओ, और चाहे आप उसको सिंगल लाइन के लिए बनाओ, चाहे आप उसको 2 लाइन के लिए बनाओ, दोनों केस में आप लोग को 12 मीटर आप लोग को विड्थ रखनी ही होगी। 12 मीटर से कम आप नेशनल हाईवे की विड्थ नहीं रख सकते हो अगर आप उसको प्लेन टेरेन पर बना रहे हो, प्लेन एरिया में बना रहे हो। चाहे आप उसको रोलिंग एरिया में बना रहे हो, चाहे स्टेट हाईवे हो या आप लोग का जो नेशनल हाईवे, जो आप जनरली अपने देखते हो भी ट्रैवल करते समय, जो आप नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे देखते हो, तो उनकी जो विड्थ होती है वो 12 मीटर आप लोग की होती है मिनिमम। इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करें आप लोग का जो रोडवे होता है, अगर मान लो कहीं पर ब्रिज आ जाए तो ब्रिज के केस में हमें कितनी करनी होती है। तो ब्रिज के केस में आप लोगों ने देखा होगा कुछ विड्थ कम हो जाती है। तो सिंगल लेन का अगर आप लोग का ब्रिज है तो उस केस में 4.25 मीटर पर लेन रखोगे आप, ठीक है। पर लेन क्या, सिंगल ही लेन है, एक ही लेन है, तो उसकी 4.25 आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा हमने कर दी। अगर हम रोड के हिसाब से देखें तो 3.75 मीटर हमारी होती थी पर लेन, तो उससे हमने बढ़ा करके कितनी कर दी, 4.25, यानी कि ब्रिज पे कुछ ज़्यादा हमने दे दी है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, क्योंकि ब्रिज पे कुछ ज़्यादा होती है, आई थिंक मैंने कम बोल दिया था, कम नहीं होती, ज़्यादा होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। 2 लाइन की बात करें तो 2 लाइन के केस में आप लोग का 7.5 मीटर होता है। कितना होता है, 7.5 मीटर हमारा होता है 2 लाइन के केस में जो विड्थ होती है हमारी रोडवे की। कहाँ पर, ब्रिज पे। इस चीज़ का ध्यान रखना, ब्रिज के केस में हम बात कर रहे हैं। तो ब्रिज के केस वाली इतनी इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं हो जाती जितनी हमारी प्लेन टेरेन वाली होती हैं। नेक्स्ट बात करें मिनिमम विड्थ ऑफ शोल्डर, जो अभी मैंने आप लोग को बताया था शोल्डर, जिसका स्लोप जो होना चाहिए कैम्बर से 5% ज़्यादा होना चाहिए, 0.5%, सॉरी कितना, 0.5% हमारा ज़्यादा होना चाहिए। तो उसी शोल्डर की मैं बात कर रहा हूँ, उसी शोल्डर की विड्थ कितनी लोगे सर आप, मिनिमम कितनी लोगे। तो मिनिमम आप लोग को 2.5 मीटर लेनी पड़ेगी। आप ज़्यादा चाहें कितनी भी ले लो, लेकिन आपको कम से कम तो 2.5 मीटर लेनी ही पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, शोल्डर की विड्थ क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट। नेक्स्ट बात करें आप लोग का मीडियन ऑफ ट्रैफिक सेपरेटर, देखो जिसको मीडियन हम बोलते हैं, मीडियन और ट्रैफिक सेपरेटर। मैंने आप लोग को जो शुरू में मार्जिन बोला था ना, मार्जिन होता है, उसको हम मीडियन भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम ट्रैफिक सेपरेटर भी बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर भी हम इसको बोलते हैं। सारे नाम हमें इसके पता होने चाहिए क्या क्या हम इसको बोलते हैं। तो जो मीडियन होता है, ट्रैफिक सेपरेटर होता है, इसकी हम बात करें तो मिनिमम विड्थ आप लोग को 5 मीटर रखनी होती है। कितनी रखनी होती है सर, मिनिमम विड्थ 5 मीटर रखनी होती है। और अगर आप लोग को रोड रिस्ट्रिक्टेड है, अगर मान लो कि रोड आप लोग का कहीं पर रोड की विड्थ क्या है, कम है, तो कम के केस में आप लोग कम से कम 3 मीटर तो रखनी ही पड़ेगी। लेकिन वैसे अगर हम आईआरसी के अकॉर्डिंग बात करें तो आईआरसी के अकॉर्डिंग मिनिमम जो होती है 5 मीटर होती है। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा सिचुएशन आ जाती है
कि रोड हमारा रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है, जगह हमारे पास कम होती है, तो उस सिचुएशन में हमको मिनिमम 3 मीटर तो फिर भी रखनी ही पड़ेगी, लेकिन IRC के अकॉर्डिंग मिनिमम 5 मीटर होती है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं साइट डिस्टेंस की। तो इस साइट डिस्टेंस आप लोग की होती क्या है, तो साइट डिस्टेंस एक तरीके से अगर मैं आप लोग को बताऊं तो वो डिस्टेंस होती है जितनी डिस्टेंस आप किसी भी व्हीकल को देख करके आप अपना व्हीकल रोक सकते हो। अगर मान लीजिए आप व्हीकल लेकर के जा रहे थे, बाइक लेकर के जा रहे थे, सामने से एक बाइक आ रही थी और सामने दोनों एक ही लाइन पे आ रहे थे, एक ही लाइन पे नहीं, एक ही लेन पे आ रहे थे। तो जब दोनों एक ही लेन पे आ रहे थे तो आपने उसको देखा, उसने आपको देखा, तो कितनी डिस्टेंस पे आप रोक देख करके एक दूसरे को रुक जाते हो, वो आप लोग की स्टॉपिंग डिस्टेंस होती है। कैसे, चलिए मैं आप लोग को इमेज की हेल्प से बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये आप लोग को नज़र आएगा। मान लीजिए कि एक व्हीकल आप लोग का एक ग्रीन वाला था और एक आप लोग का येलो वाला था। अब ये दोनों आ रहे थे, इधर जा रहा था और ये इधर आ रहा था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, यहाँ से दोनों एक दूसरे को दिख गए थे। तो ये जो आप रोक पाएंगे व्हीकल को, यहाँ कोलिजन से पहले जो रोक पाएंगे, वो जो आप लोग की डिस्टेंस होगी, इतनी ट्रैवल करी जाएगी बिफोर द कोलिजन से पहले जो दोनों व्हीकल हैं जितनी डिस्टेंस को ट्रैवल कर पाएंगे, वो इन दोनों की साइड डिस्टेंस हो जाएगी। इस चीज़ को ध्यान रखना है। इस साइड डिस्टेंस ट्रायंगल भी होता है हमारा, साइड डिस्टेंस ट्रायंगल भी पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमारा एक जहाँ पर क्रॉस सेक्शन होता है वहाँ पे हमारा ये बनता है। और ये बिल्डिंग का ये वाला जो होता है, ये डिस्टेंस भी आप लोग को पता होनी चाहिए। इस डिस्टेंस को भी हम बोलते हैं, एक वो होता है जहाँ पर हम उसको सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं। सेटबैक डिस्टेंस ये हमारी आती है कि बिल्डिंग की कितनी डिस्टेंस पर हमारी होनी चाहिए ताकि ये व्हीकल एक दूसरे को देख पाएँ। अगर एक सिचुएशन ये हो जाती कि मान लो बिल्डिंग ये यहाँ पे आकर के बना देता तो ये व्हीकल एक दूसरे को नहीं देख पाते। जब नहीं देख पाते तो यहाँ पे इनका कोलिजन हो जाता। तो ये जो डिस्टेंस है, इससे बचने के लिए जो बिल्डिंग कितनी डिस्टेंस पे होनी चाहिए ऐसी जगह पर, उसको हम बोलते हैं सेटबैक डिस्टेंस। तो ये भी हमको पता होनी चाहिए। चलिए अब मैं आप लोग को बताता हूँ साइड डिस्टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप लोग को याद रखना कि साइड डिस्टेंस होती क्या है, या इसको हम स्टॉपिक साइड डिस्टेंस भी बोलते हैं, SHD। ये आप लोग की होती है लैग डिस्टेंस प्लस के ब्रेकिंग टाइम। दोनों इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट डेफिनेशन हमारी पूछी जाती है JEE लेवल पे कि लैग जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होता है वो किस किस का सम होता है। तो लैग डिस्टेंस का और ब्रेकिंग डिस्टेंस का, इन दोनों का सम होता है हमारा स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। अब देखो, ये ब्रेकिंग डिस्टेंस कौन सा होता है, जब ब्रेक अप्लाई करने के बाद होता है। लैग डिस्टेंस कौन सा होता है कि आप लोगों ने जब उसको देख लिया, तो जब आप उसको देख लेते हो व्हीकल को आते हुए, तो उस समय जो आप रिएक्ट करते हो, रिएक्ट करने में जो आप लोगों को टाइम लगता है, और उस रिएक्शन टाइम में जितनी भी डिस्टेंस आप लोग की चली गई होती है वो आप लोग की लैग डिस्टेंस होती है। और ब्रेक अप्लाई करते करते जितनी डिस्टेंस आप चल लेते हो वो आप लोग की ब्रेकिंग डिस्टेंस हो जाती है। अच्छा, वो रिएक्शन में टाइम कितना लगता है, अगर हम बात करें जो हमारी पीव थ्योरी होती है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो हमें ये पता चलता है कि जो लैग डिस्टेंस होती है इसको ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है वो 2.5 सेकंड का होता है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा, फिर मत कहना बताया नहीं था। स्टॉपिंग डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, यही टाइम जो होगा आप लोग का ओवरटेकिंग के केस में कम हो जाता है, जो कि आप लोग का 2 सेकंड हो जाता है। इसी टाइम की बात कर रहा हूँ जो रिएक्शन टाइम आप लोग का जाना जाता है, जिसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। तो जो रिएक्शन टाइम होता है आप लोग का कितना हो जाता है, 2.5 सेकंड हो जाता है। अब ये फार्मूला आप लोग को होता है, कोई भी ज़रूरी नहीं है फार्मूला याद करना, फिर से बता रहा हूँ उतना टाइम वहाँ पे होता नहीं है। और अगर क्वेश्चन आ भी गया तो ये एक मार्क्स के लिए आप इतना बड़ा फार्मूला याद नहीं रख सकते। बस ये याद रखना, इसमें पार्सली आप लोग का जो ब्रेक इफिशियंसी होती है वो कंसिडर करी जाती है इस फार्मूले में। अगर आप याद रखना भी चाह रहे हो तो एक याद रख सकते हो कि SHD = कितना होता है, VTR + के V² 2GF होता है। आप लोग का ये फार्मूला होता है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो वेलोसिटी हमने ली है वो मीटर पर सेकंड ली है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है। टाइम जो लिया हमने वो 2.5 सेकंड में लिया हुआ है, ये भी आप लोग को याद रखना है। रिएक्शन टाइम, ये सारी चीज़ें आप लोग को याद रखनी है। कोफिशिएंट फ्रिक्शन भी हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप लोग का स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की बात हो रही है, SHD की बात हो रही है, तो इस समय आप लोग का जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, वो कौन सा काम करेगा, बताओ कौन सा काम करेगा। तो इस समय जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम करेगा आप लोग का, वो लॉन्गिट्यूडनल वाला काम करेगा। और लॉन्गिट्यूडनल वाला अगर आप लोग को याद हो कितना होता था, तो 0.35 से लेकर के 0.40 के बीच हमारा होता था। अगर आप लोग को याद आ जाए तो बोलना एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट। अगर हमें इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट दे रखा है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस में तो हम कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, इसकी हमें ज़रूरत भी
नहीं है। आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि जब स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप लोग की होगी, अगर मान लो कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप लोग की जहाँ पर स्लोप आप लोग का ज़्यादा है, असेंडिंग स्लोप है, असेंडिंग मतलब ऊपर की तरफ स्लोप है, डिसेंडिंग मतलब नीचे की तरफ स्लोप है। अगर ऊपर की तरफ स्लोप होगा तो यहाँ पे आप लोग का स्लोप कैसा होगा, एडिटिव होगा। अगर स्लोप एडिटिव होगा तो ये वैल्यू और अल्टीमेट वैल्यू बढ़ेगी, तो इसमें स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप लोग की कम हो जाएगी। और आप लोग को पता है कि स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस आप लोग की स्लोप के केस में जो ऊपर की तरफ आप जा रहे हो असेंडिंग पे तो कम ही होती है, ठीक है, क्योंकि आप जल्दी से देख करके उसको रोक सकते हो, क्योंकि एक तो आप लोग का पहले से ही फ्रिक्शन फोर्स उधर ज़्यादा लग रहा होगा, और आप आगे से एक व्हीकल को देखोगे तो ब्रेक अप्लाई करोगे तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करके ही वो रुक जाएगी। लेकिन इस केस में आप लोग की जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होती है, जो आप लोग का डिसेंडिंग स्लोप होता है, इस केस में आप लोग की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप लोग को रोकना है तो एक तो ढाल पहले से ही होता है, स्लोप पहले से ही होता है, और आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो तो ज़्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल कर जाता है, इसलिए यहाँ पर आप लोग की स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ज़्यादा कंसिडर करी जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग को बता देता हूँ। जब आप ओवरटेक करते हो, मान लो कि यहाँ से आप जा रहे थे ए व्हीकल में बैठ करके, इधर से एक व्हीकल आप लोग के आगे चल रहा था बी व्हीकल, और उधर से एक व्हीकल आ रहा था आप लोग का सी। जब आप इस व्हीकल को ओवरटेक करके यहाँ पे जाते हो तो ये जो आप लोग को ओवरटेक मतलब होता है इसको क्रॉस करना, बस जब आप यहाँ से इसको बी व्हीकल को ओवरटेक करोगे तो यहाँ पे आप आ जाओगे। तो यहाँ पे आप ट्रैवल कर रहे थे, ये आप लोग का था, ये सी स्पीड से चल रहा था, मान लो ये ए से चल रहा था, ये बी से चल रहा था, वी ए से चल रहा था, वी बी से चल रहा था, और ये वी सी से चल रहा था। तो इनमें जो हमारा ये जो डिस्टेंस होती है ओवरटेकिंग, इसी को हम बोल देते हैं ओवरटेकिंग डिस्टेंस। अब ये जो डिस्टेंस होती है आप लोग के सम के इक्वल होती है, किस किस के, तीन हमारी डिस्टेंस होती हैं, D1 D2 D3, इन तीनों की इक्वल होती है। D1 D2 D3 क्या होते हैं वो हमें जानने की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि हमारा ये देखो तीन थे हमारे, तो ये तीन व्हीकल थे, VA VB VC वेलोसिटी से चल रहे थे, तो टोटल ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस कितनी होगी, D1 + D2 + D3। तो D1 क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है, D2 ये होता है, D3 ये होता है। बिल्कुल भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट यहाँ से हमें हाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि मिनिमम लेंथ जो होनी चाहिए ओवरटेकिंग जोन की जो मिनिमम लेंथ होनी चाहिए वो 3 टाइम्स होनी चाहिए ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस की, और जो मिनिमम और जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम की बात करें तो 5 टाइम्स होनी चाहिए। मिनिमम कितनी होनी चाहिए, मिनिमम ओवरटेकिंग जोन की 3 टाइम्स होनी चाहिए, OHD की 3 टाइम्स होनी चाहिए, और मैक्सिमम की बात करें तो कितना होना चाहिए, OHD की 5 टाइम्स आप लोग की होनी चाहिए, ये आप लोग को याद रखना। उसके बाद इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो जाता है, तो नाम से क्लियर हो रहा है इंटरमीडिएट, किस किस के इंटरमीडिएट, ओवरटेकिंग और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के और स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के और ओवरटेकिंग के, ठीक है, ये दोनों के बीच होनी चाहिए। इन दोनों के जो बीच लाई करेगी वो हमारी हो जाएगी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। इसकी बात करें तो इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस की वैल्यू कितनी होती है, तो ये लगभग 2 टाइम्स होती है, या 2 टाइम्स ही होती है आप लोगों की SHD के, ये आप लोग को याद रखना है। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस के 2 टाइम्स हो जाएगी, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस हो जाएगी। एक और आती है हेडलाइट साइड डिस्टेंस, बाकी नाम ही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं है। हेडलाइट साइड डिस्टेंस जो होती है वो SHD के इक्वल होती है। याद रखना चाहो रख लेना, नहीं रखना चाहो मत रखना, इसको याद रख लेना बस, डायरेक्ट MCQ इससे बनता है कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस क्या होती है, 2 टाइम्स होती है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। उसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के केस में क्या होता है कि जब आप लोग का व्हीकल क्या होता है, जब एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में, मान लो कि एक डायरेक्शन ये थी A और एक डायरेक्शन ये थी, अब एक जब व्हीकल इधर से जा रहा था A से, ये आप लोग का इस तरीके से जा रहा था, तो उसको फिर इधर जाना था। तो इधर जाने के लिए क्या होता है, एक तो ये है कि इस तरीके से वो यहाँ पे टाइम लगाते रहे, या फिर इस तरीके से हम इसमें क्या दे दें, कर्व प्रोवाइड करा दें, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट प्रोवाइड करा दें, ताकि वो आसानी से एक पाथ से दूसरे पाथ पर चला जाए, यानी कि इस फर्स्ट पाथ से सेकंड पाथ पे वो आसानी से ट्रैवल कर जाए। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देते हैं, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट देते हैं। अब देखो ऐसा करते समय हमारे सामने 2 चीज़ें आ सकती हैं। एक तो हो सकता है कि जब वो इस तरीके से जाए, इस पाथ से इस पाथ पे जाए वो ट्रैवल करके, तो हो सकता है वो ओवरटर्न कर जाए, मतलब व्हीकल पलट जाए, उल्टा हो जाए, या फिर एक कंडीशन हो सकती है कि वो लेटरल स्किड कर जाए, यानी कि जब वो इधर से जाएगा और फिर इधर जाएगा, और हमने यहाँ पे इस तरीके से प्रोवाइड करा दिया, तो हो सकता है वो स्किड कर जाए, यानी कि इधर की तरफ भाग जाए या फिर इधर की तरफ भाग जाए। हो सकता है ना कि इधर की तरफ या इधर की तरफ दोनों में हो सकता है, इधर जाते समय, इस चीज़ को ध्यान रखना, इधर जाते समय ऐसा हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं लेटरल स्किडिंग। तो लेटरल स्किडिंग और ओवरटर्निंग, इन दोनों से बचने के लिए याद रखना, लेटरल स्किडिंग और ओवरटर्निंग से बचने के लिए हमारे पास क्या होता है, एक सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है। ये देखिए
ये होता है सेंट्रीफ्यूगल रेशियो। तो सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है हमारा P अपॉन W की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए P अपॉन B अपॉन 2H के। इस चीज़ को ध्यान रखना किसकी होनी चाहिए, जो सेंट्रीफ्यूगल हमारा होता है, सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है वो हमारा P, जो प्रेशर हमारा लग रहा होगा, जो व्हीकल का वेट होगा, उन दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम सेंट्रीफ्यूगल रेशियो बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए B अपॉन 2H की। अब B क्या है, B है जो व्हीकल हैं उनके टायर जो हैं उनके बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं B। क्लियर है। और H हो जाती है उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो हाइट होती है, वो आप लोग का हो जाता है H। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, ये आप लोग का काम होना चाहिए। डायरेक्ट ये आप लोगों से पूछता है, ये सेम पैरामीटर दे करके ऑप्शन में रखता है और पूछता है कि ओवर टर्निंग से बचने के लिए इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी। तो याद रख लेना एस्पेक्ट जो आप लोगों का सेंट्रीफ्यूगल रेशियो होता है जिसको हम इम्पैक्ट फैक्टर भी बोलते हैं एक्चुअली में। तो इम्पैक्ट फैक्टर आप लोग का B अपॉन 2H जो होना चाहिए, इम्पैक्ट फैक्टर B अपॉन 2H से कम होना चाहिए। अच्छा, लेटरल स्किडिंग की बात करें तो लेटरल स्किडिंग में आप लोग का जो इम्पैक्ट फैक्टर है, ये सेंट्रीफ्यूगल रेशियो है P अपॉन W, ये आप लोग का लेस देन इक्वल टू होना चाहिए म्यू के। अब देखो बात किसकी हो रही है, म्यू है आप लोग का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और बात किसकी हो रही है, स्किडिंग की। स्किडिंग का मतलब व्हीकल इधर से इधर जाएगा, तो जब ऐसे जाएगा वो तो इस इधर स्किड कर सकता है, इधर स्किड कर सकता है। तो जब स्किडिंग करेगा तो जो आप लोग का सेंट्रीफ्यूगल रेशियो या इम्पैक्ट फैक्टर है, इसकी जो वैल्यू है कौन से आप लोग के किस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से कम होनी चाहिए, तो लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से। और लेटरल में बात करें तो लेटरल की वैल्यू कितनी होती है, तो 0.15 होती है, यानी कि ये जो वैल्यू है आप लोग की 0.15 से कम होनी चाहिए। अब देखो इन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए जो हमारी दो प्रॉब्लम थी, कौन कौन सी, एक तो थी ओवर टर्निंग, एक थी ओवर टर्निंग और एक थी हमारी स्किडिंग। तो इस ओवर टर्निंग और स्किडिंग से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, अपने हाईवे पे हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करा देता हूँ। और इसी सुपर एलिवेशन को मैं कैंट भी बोलता हूँ और इसी को मैं बैंकिंग भी बोलता हूँ। याद रखना, नाम इंपॉर्टेंट है। सुपर एलिवेशन को कैंट भी बोलते हैं, सुपर एलिवेशन को हम बैंकिंग भी बोलते हैं। अब देखो ये हमने जो यूज करा है, ये किससे बचने के लिए यूज करा है सुपर एलिवेशन, हमने यूज करा है किससे बचने के लिए, लेटरल स्किडिंग से। किससे बचने के लिए, लेटरल स्किडिंग से। जब मैंने भाई इसको लेटरल स्किडिंग से बचने के लिए यूज करा है, तो मैं कोफिशिएंट जो यूज करने वाला हूँ वो भी कैसा यूज करने वाला हूँ, लेटरल कोफिशिएंट ही यूज करूँगा ना। जिस चीज़ से प्रोटेक्शन चाह रहा हूँ उसी को तो यूज करूँगा। तो मैं प्रोटेक्शन यूज करना चाह रहा था किससे, किससे यूज करना चाह रहा था, लेटरल स्किडिंग से। तो लेटरल स्किडिंग से यूज करने के लिए मैंने यूज कर लिया लेटरल कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ई आपको देगा सुपर एलिवेशन, E4 होता है सुपर एलिवेशन जो हमको देता है, E4 एलिवेशन, और इसको हम बोल देते हैं सुपर एलिवेशन। और इसकी वैल्यू आप लोग को याद रखनी, E प्लस के म्यू इज इक्वल टू होगा V² अपॉन 127R। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। एसएससी के लिए भी मैं बोल रहा हूँ, एसएससी जेई के लिए भी, जेई लेवल के लिए भी फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर से बोल रहा हूँ, E प्लस के म्यू अपॉन V² अपॉन 127R। तो V क्या होती है आप लोग की, वेलोसिटी होती है kmph में, याद रखना इसमें किस में होती है, kmph में। और 127 आप लोग को, R तो आप लोग को पता ही है रेडियस होगी, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल आप इस तरीके से प्रोवाइड कराने वाले हो तो एक कर्व बन जाएगा ना। अब इस कर्व की कहीं ना कहीं तो कोई रेडियस आप लोग की लाई कर रही होगी ना, तो ये जो रेडियस आप लोग की होगी ये आप लोग यहाँ पे आ जाएगी मीटर में। अब देखो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि प्लेन और रोलिंग टेरेन के लिए सुपर एलिवेशन की वैल्यू मैक्सिमम 0.07 हो सकती है। याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सुपर एलिवेशन जो होगा प्लेन और रोलिंग के लिए 0.07 हो सकता है। हिली एरिया के लिए, हिली टेरेन के लिए आप लोग का 0.10 हम रख सकते हैं, और अर्बन के लिए हम 0.04 रख सकते हैं। कुछ भी याद नहीं रखना है आप लोग को, सिर्फ ऊपर के दो आप लोग को याद रखने हैं, प्लेन के लिए और जो हिली टेरेन है उसके लिए। प्लेन के लिए 0.07 आप लोग को याद रखना है, और जो आप लोग का हिली टेरेन है उसके लिए 0.10 आप लोग को याद रखना है। क्लियर है। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम के केस में आप लोग याद रख सकते हो, इक्विलिब्रियम के इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि जब भी वो इक्विलिब्रियम की बात करेगा ना व्हीकल की, तो एक टायर मान लो ये है और एक टायर व्हीकल का ये, अब दोनों ये कहाँ पर कांटेक्ट में है, रोड के कांटेक्ट में। तो इनकी जो रिएक्शन लगेंगी ना, जो रोड इन पर रिएक्शन अप्लाई करेगा, मान लो ए टायर है और ये बी टायर है, तो आर ए की जो रिएक्शन होगी ना वो आर बी के क्या होगी, इक्वल होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। और इस केस में जब दोनों टायर जब प्लेन होते हैं, बिल्कुल उस पर होते हैं, तो उस केस में हमारा जो स्किडिंग होती है म्यू होता है, उसमें जो हमारा कोफिशिएंट होता है फ्रिक्शन वो 0 हो जाता है। जब 0 हो जाएगा तो फॉर्मूला क्या था, ई प्लस म्यू इज इक्वल टू V² अपॉन कितना था, 127R था। जब आप लोग का म्यू 0 हो चुका है तो ई इज इक्वल टू कितना बचेगा, केवल V² अपॉन
127 आर आप लोग का बचेगा। ये फॉर्मूला आप लोग का आ जाएगा और यही आप लोग को बस याद रखना है और इससे ज़्यादा कुछ भी याद नहीं रखा। इक्विलिब्रियम के केस में कई बार वो छोटा सा 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल बना देता है और कह देता है कि दोनों टायर जो इक्विलिब्रियम में है, व्हीकल इक्विलिब्रियम में, तो उस केस में हमारा म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। और इससे ज़्यादा आप लोग को इसमें कुछ भी याद नहीं रखना, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है यार। क्लियर है। एक चीज़ और ध्यान रखना, जब हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं तो उस समय जो हम वेलोसिटी लेते हैं वो 75% लेकर के चलते हैं ओरिजिनल वेलोसिटी की। क्योंकि जब सुपर एलिवेशन आप डिज़ाइन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप 40 की स्पीड से चल रहे थे तो 40 की स्पीड से ही आप लोग ए पाथ से बी पाथ पर चले जाओगे, वहाँ पे वेलोसिटी आपको कुछ कम करनी पड़ेगी। तो आप वहाँ पे जो हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करते हैं, हम सिविल इंजीनियर होते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि वहाँ पे जब आप डिज़ाइन करने वाले हो तो उस केस में जो डिज़ाइन वेलोसिटी होती है आप लोग की, वो ओरिजिनल वेलोसिटी की कितनी होती है, 75%। कितनी होती है, 75% होती है। यानी कि केवल 25% लेकर के ही आप चलते हो। मान लीजिए कि ऐसे समझते हैं, ऐसे समझो कि मान लो आप 80 की स्पीड से चल लेते तो आप केवल 25 ही ले लो, 25% ही उसका लोगे। 75% लेकर के, सॉरी 75 आप लोगे, एक सेकेंड, तो 75 आप लोगे यहाँ से, तो 75 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 25 या 75 और 25 का 100, और यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ से कितना आ जाएगा, लगभग 60 आप लेकर के चलोगे। 60 के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन करोगे। अगर इतने चल रहा था तो आप इतने से ही वहाँ पर मुड़ पाओगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ से आप लोग को कुछ भी याद नहीं रखना। हाँ, एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप लोग को याद रखनी। एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप लोग याद रखना, दो तरीके से हम एक्स्ट्रा वाइडनिंग सम होती है, एक मैकेनिकल और एक साइकोलॉजिकल। अब मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल, देखो साइकोलॉजिकल नाम से क्लियर हो रहा है, साइकोलॉजी जो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करती है, और मैकेनिकल जो होती है हमारी, जो वहाँ की जो लोकेशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके हिसाब से होती है। तो ये फॉर्मूला भी आप लोग याद रख सकते हो। क्यों? क्योंकि मैकेनिकल का ये होता है और साइकोलॉजिकल का ये होता है। डायरेक्ट आप लोगों से क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, सिंगल लाइन के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि क्या होती है। तो यहाँ पे आप लोग जब देखोगे तो मैकेनिकल वाइडनिंग का फॉर्मूला होता है N/L² होता है। N जो होता है नंबर ऑफ लेन को बताता है, L जो होता है व्हीकल की लेंथ को आप लोग को बताता है, R जो होता है वो रेडियस होता है। अगर सिंगल लेन के लिए होगा तो जाहिर सी बात है, सिंगल लेन के लिए जब हम निकालेंगे क्या, मैकेनिकल वाइडनिंग जब निकालेंगे तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फॉर्मूला आ जाएगा L²/2R। अब ये जो L²/2R होता है, इसको नया नाम दे देते हैं हम, एक ऑफ ट्रैकिंग। क्या बोल देते हैं इसको, ऑफ ट्रैकिंग। तो पूछ लेता है कि ऑफ ट्रैकिंग बताइए क्या होगा, तो ऑफ ट्रैकिंग का मतलब आप लोग समझ जाना, सिंगल लेन की बात कर रहा है। ठीक है, और सिंगल लेन के केस में हमसे किसकी बात कर रहा है, मैकेनिकल वाइडनिंग की बात कर रहा है। साइकोलॉजिकल वाइडनिंग की बात करें तो साइकोलॉजिकल के केस में कितना आ जाता है, V/9.5 √R आ जाता है। V जो होता है वेलोसिटी होता है kmph में, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, kmph में होता है। R जो होता है वो रेडियस आप लोग का होता है। और यहाँ से अगर मैं एक चीज़ आप लोग को बताऊँ तो जो हम प्रोवाइड कराते हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग, उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि अगर मान लो कि जो रेडियस है कर्व की वो लेस देन 50 मीटर है, तो हम क्या करते हैं, इनर साइड में केवल एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराते हैं। और रेडियस अगर 50 से 300 के बीच में है तो दोनों साइड में हम प्रोवाइड कराएंगे। और जो रेडियस है कर्व की अगर वो 300 मीटर से ज़्यादा है तो हमको भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा वाइडनिंग प्रोवाइड कराने की। तो वो डायरेक्ट आप लोगों से दे देगा क्वेश्चन में कि आप रेडियस दे दी 150 मीटर, और आपसे कहेगा कि ये बताओ कि एक्स्ट्रा वाइडनिंग आप कहाँ प्रोवाइड कराओगे, इनर साइड में, आउटर साइड में, दोनों साइड में कहाँ प्रोवाइड कराओगे। तो हमें समझ में आना चाहिए जो वैल्यू है वो 50 से 300 के बीच लाई कर रही है। इसका मतलब हम जो प्रोवाइड कराने वाले हैं वो दोनों साइड में प्रोवाइड कराने वाले हैं एक्स्ट्रा वाइडनिंग। इस चीज़ का आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है ट्रांजिशन कर्व। ट्रांजिशन कर्व आप लोग का वही कर्व होते हैं जो आपका स्ट्रेट कर्व को एक सर्कुलर कर्व से ज्वाइन करने के लिए आप लोग का यूज करा जाता है बीच में, वो आप लोग का ट्रांजिशन कर्व होता है। तो इस ट्रांजिशन कर्व की लेंथ को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है, बट हमसे इसमें कोई क्वेश्चन इसका जेईई में नहीं पूछा जाएगा। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ये भी हमसे नहीं पूछा जाएगा क्या होता है। लेकिन सेटिंग आउट ऑफ ट्रांजिशन कर्व में एक चीज़ हमसे पूछी जाती है, शिफ्टिंग ऑफ कर्व। जेईई में एक पॉइंट हमसे पूछा जाता है शिफ्टिंग ऑफ कर्व। तो मैं शिफ्टिंग ऑफ कर्व आप लोग को बता देता हूँ। जब भी आपसे वो शिफ्टिंग ऑफ कर्व के बारे में पूछे तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना है। जब भी आप लोग शिफ्टिंग पूछे वो तो ये फॉर्मूला आप लोग को लगा देना है। शिफ्टिंग ऑफ कर्व जब आप निकालोगे तो L/S² कितना आ जाएगा, 24R आ जाएगा। R रेडियस ऑफ कर्व होगी, L जो होगी आप लोग की वो लेंथ ऑफ कर्व होगी।
ध्यान रखना, एल जो होगी लेंथ ऑफ कर्व होगी, तो यहाँ से आप लोग को शिफ्टिंग मिल जाएगी, जो भी आप लोग की शिफ्टिंग होगी, कितना हम उसको क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं कर्व को। इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे स्टार लगे हुए नज़र आ रहे हैं, तो सेटिंग आउट में केवल आप लोग को यही ध्यान रखना। सेटिंग आउट का मतलब ये होता है, मैं आप लोग को बता दूँ थोड़ा सा, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगा, अभी बस आप ये याद रखो। सेटिंग आउट का मतलब होता है कि कैसे आप एग्जीक्यूट करने वाले हो एक्चुअल फील्ड में, जो कर्व आपने अपनी ग्राफ कॉपी में बनाया हुआ है या अपने लैपटॉप में या अपनी ड्राइंग में बनाया हुआ, उसको एक्चुअल में कैसे अप्लाई करने वाले हो ग्राउंड पे, ठीक है, वो आप लोग का होता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। नेक्स्ट आप लोग का आता है सेटबैक डिस्टेंस। तो मैंने आप लोग को पीछे भी बताया था, सेटबैक डिस्टेंस यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये है कि यहाँ पे हमें ये जो, अगर ये हमारा मान लो एक क्रॉस सेक्शन था रोड का, तो यहाँ पे बिल्डिंग कितनी दूर हम इससे प्रोवाइड कराएंगे ताकि ये दो व्हीकल जो आ रहे थे वो आसानी से एक दूसरे को देख पाएँ, वो आप लोग की हो जाती है सेटबैक डिस्टेंस। नेक्स्ट आता है वर्टिकल अलाइनमेंट। वर्टिकल अलाइनमेंट हमारे लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम देख लेते हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट की अगर बात करें तो वर्टिकल अलाइनमेंट में क्या है, दो जगह क्लासीफाई करा गया है आप लोग का, एक तो हमारा सिंपल ग्रेडियंट होते हैं और एक हमारे वर्टिकल कर्व होते हैं। तो देखो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो तो हमारे वर्टिकल कर्व होते हैं। अगर मैं बात करूं तो वर्टिकल कर्व मेरे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये रूलिंग ग्रेडियंट, लिमिटिंग और एक्सेप्शनल और मिनिमम ग्रेडियंट। तो यहाँ से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से जो ज़्यादा हमारा रिजल्ट आता है वो किसका आता है, जो ज़्यादा वैल्यू देता है वो कौन देता है। तो बस ये याद रखना, एक्सेप्शनल ग्रेडियंट आप लोग का ज़्यादा एक्यूरेट भी होता है और ज़्यादा रिजल्ट भी आप लोग का यही देता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व में समिट कर्व और वैली कर्व। समिट कर्व और वैली कर्व हमारे दो तरीके के कर्व होते हैं। तो समिट कर्व जो हम यूज करते हैं, देखो वर्टिकल अलाइनमेंट का सबसे पहले आप मतलब समझ लो, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा था कि आप लोग क्या कर रहे थे कि ए डायरेक्शन में जा रहे थे, फिर उसके बाद आपको बी डायरेक्शन में मूव करना था, तो आप लोगों ने हॉरिजॉन्टल कर्व कुछ इस तरीके से प्रोवाइड कराया था। लेकिन वर्टिकल अलाइनमेंट का सीन क्या होता है कि अगर मान लो आप स्लोप था आप लोग का असेंडिंग ए स्लोप था, फिर उसके बाद डिसेंडिंग स्लोप था बी, तो आपको क्या करना था, इन दोनों को, अब आप ऐसे जाओगे ए से फिर बी पे आना है, तो आप लोग को यहाँ पे परेशानी होगी, तो इसलिए आप क्या करते हो, यहाँ पे कर्व प्रोवाइड करा देते हो। तो ये जो कर्व आप लोगों ने प्रोवाइड कराया है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल अलाइनमेंट। क्लियर है। अब ये वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है दो तरीके से होता है, एक समिट फॉर्म में भी हो सकता है और एक वैली फॉर्म में भी हो सकता है। अगर बात करूँ आप लोगों से समिट के केस में आप लोगों का क्या होता है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि अगर आप लोग का समिट वर्टिकल कर्व है तो आप उसमें किस तरीके का कर्व प्रोवाइड कराओगे। तो सिंपल पैराबोला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना किस तरीके का कर्व प्रोवाइड कराओगे, सिंपल पैराबोलिक कर्व प्रोवाइड कराओगे। और अगर वैली कर्व है, वैली के केस में वर्टिकल वैली कर्व है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है, तो इस तरीके की सिचुएशन आप जो प्रोवाइड कराओगे वो क्यूबिक पैराबोला प्रोवाइड कराओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। समिट के केस में सिंपल पैराबोला और वैली के केस में क्यूबिक पैराबोला। उसके बाद आता है नेक्स्ट आप लोग का आता है ग्रेड कंपनसेशन। तो ग्रेड कंपनसेशन आप लोग को बता देता हूँ होता क्या है। मान लीजिए कि आपको एक स्लोप ये था असेंडिंग और दूसरा स्लोप था डिसेंडिंग। अब आप लोग को असेंडिंग से डिसेंडिंग स्लोप पे तो जाना था, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग का टर्न भी था। क्या था? टर्न भी था। असेंडिंग से डिसेंडिंग पे तो जाना था, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग का मोड़ भी है, ठीक है। मोड़ मतलब समझ ना, टर्न जो होता है, ठीक है। तो अब होता क्या है कि अगर आप लोग को असेंडिंग से डिसेंडिंग पे जाना और साथ में टर्न है, तो वहाँ पे क्या होती है, हमें ग्रेड कंपनसेशन करना होता है। क्या करना होता है? ग्रेड कंपनसेशन करना होता है। बता दे रहा हूँ, जेई के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ग्रेड कंपनसेशन के केस में हम क्या करते हैं, ग्रेड कंपनसेशन जब हमको निकालना होता है तो उसके लिए परसेंटेज में हम इसको निकालते हैं, तो 30 प्लस के आर अपॉन कितना आ जाता है, आर आ जाता है। अब ये परसेंटेज में हमको यहाँ से रिजल्ट मिलता है, आर जो होती है आप लोग को पता है कर्व की रेडियस होगी। याद रखना ग्रेड कंपनसेशन हम तभी करेंगे हमारे पास स्लोप भी हो और स्लोप के साथ साथ टर्न भी हो। स्लोप और टर्न जब दोनों एक साथ आते हैं तब हम ग्रेड कंपनसेशन करते हैं। ग्रेड कंपनसेशन की मैक्सिमम वैल्यू 75/R से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और किसी भी केस में 4% से कम नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी। दो इसकी लिमिटेशन है, 75/R, यहाँ पर आर आप लोग की कर्व की रेडियस होगी, 75/R से आप लोग की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 4% से कम नहीं होनी चाहिए। लिमिटिंग भी आप लोग की लिमिटेशन भी ग्रेड कंपनसेशन की पूछी जाती है। फॉर्मूला जो होता है कैलकुलेट करने का वो ये होता है 30 प्लस R/R। फिर से एक बार आप लोग के लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमने पहले किया था हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में, तो जो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में हमने ट्रांजिशन कर्व हमने यूज किया था। तो जो ट्रांजिशन कर्व हमने यूज करा था उसकी लेंथ निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। वैसे ही क्या होता है, जब वर्टिकल कर्व आप प्रोवाइड कराओगे, चाहे वो आप लोग का समिट कर्व हो और चाहे वो आप लोग का वैली कर्व हो, तो उन दोनों के केस में भी हम लोगों को क्या होता है, लेंथ कैलकुलेट करनी होती है, जो लेंथ ऑफ कर्व होती है।
तो लेंथ ऑफ कर्व जब हम निकालते हैं तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हम समिट कर्व निकाल हैं तो उस केस में हमें क्या होता है, दो कंडीशन हमारे पास होती हैं। एक तो कंफर्ट का भी हमें ध्यान रखना होता है, एक स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का भी हमें ध्यान रखना होता है कि कितनी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस होनी चाहिए और कितनी आप लोगों का कंफर्ट भी, कंफर्ट मतलब जो उसमें अगर कोई व्हीकल है तो उसमें जो भी आप लोग के पैसेंजर बैठे हैं, ड्राइवर बैठा है, अगर वो स्लोप पे है तो उसको भी कंफर्ट फील होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप लोग बैठे और उसको कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है, इधर उधर वो गिरते जा रहे हैं जो पैसेंजर हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को हमको ध्यान में रखना होता है। इन दोनों को चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम समिट कर्व और वैली कर्व की हम क्या निकालते हैं, लेंथ निकालते हैं कर्व की। लेकिन जो समिट कर्व होता है इसमें जो ध्यान रखते हैं वो केवल स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का ध्यान रखते हैं। इसमें कंफर्ट वाली चीज़ों को कंसिडर नहीं करा जाता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं वैली कर्व के केस में, तो वैली कर्व के केस में क्या होता है, आप लोगों का कंफर्ट के साथ साथ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो होती है आप लोग की, या हेड साइड डिस्टेंस, वो हेडलाइट साइड डिस्टेंस जिसको हम बोलते हैं, इन दोनों को कंसिडर करा जाता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जब आप क्या करोगे, जो समिट कर्व है उसके कर्व की जब लेंथ निकालोगे तो किस किस चीज़ को कंसिडर करोगे, कंफर्ट को, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को, या फिर दोनों को, या फिर इनमें से किसी को नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमारा स्टॉपिंग वाला सही हो जाएगा। लेकिन जब वैली कर्व की बात आएगी तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हम कंसिडर करके चलते हैं। ये चीज़ें आप लोग को याद रखनी। नेक्स्ट बात करें ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट। देखो ऑन द बेसिस ऑफ कंफर्ट, कंफर्ट के बेस पे जो लेंथ आती है वो आप लोग की ये आती है निकल करके। फॉर्मूला याद करना चाहो कर लेना, वरना करने की कोई भी ज़रूरत हमें नहीं है। यहाँ से सिर्फ आप लोग को ये ध्यान रखना है कि जो जर्क एक टर्म होता है, जो जर्क होता है इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, और जो जर्क होता है मीटर पर सेकेंड क्यूब होता है। इसका मतलब क्या है सर, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन होता है, फिर से बोल रहा हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सिलरेशन जो होता है आप लोग का, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, हम जर्क बोलते हैं, जो कि मीटर पर सेकंड क्यूब आता है। मीटर पर सेकंड क्यूब हमारा आता है। इस चीज़ को भी आप लोग को याद रखना है। ये देखो, ये इस क्वेश्चन पे हमारा ईएससी में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लेंथ ऑफ वैली कर्व बताइए कितना होगा। तो लेंथ ऑफ वैली कर्व के केस में आप लोग इसको भी याद रख सकते हो, कितना है, एन एस स्क्वायर अपॉन 1.5 प्लस 0.035 एस स्क्वायर। ये आप याद रख सकते हो, इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। कई बार पूछ लिया जाएगा, लेकिन एसएससी जेईई में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम न्यूमेरिकल सोल्व करें, तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस फॉर्मूले को भी याद करो। लेकिन ये चीज़ आप देख लेना, नेवर कंसिडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट वाइल कैलकुलेटिंग द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ऑन वैली कर्व। इस चीज़ को आप लोग याद रख सकते हो कि जब स्टॉपिंग, ये न्यूमेरिकल में, एक्चुअली में न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो ईएससी और गेट के लिए होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये है कि अगर आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को किस पर, वैली कर्व पर, तो उस केस में हम लोग को इसका इफेक्ट कंसिडर नहीं करना होता ग्रेडियंट का। जबकि हम जब वहाँ पे कैलकुलेट करते थे पीछे, याद होगा आप लोगों को स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो क्या होता था, वी टी आर प्लस के वी स्क्वायर अपॉन जी आर। ये फॉर्मूला हमारे पास होता था मीटर पर सेकंड की फॉर्म में। तो इसमें हम क्या करते थे, वहाँ पे कंसिडर करते थे, बट यहाँ पे हमें कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता हाईवे मटेरियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाईवे मटेरियल से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाना निश्चित है, एकदम फिक्स्ड है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलो हाईवे मटेरियल की हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले बिट्यूमिन की। देखो हाईवे अगर हमारा है, तो हाईवे अगर कंस्ट्रक्ट करना तो उसमें इन दो चीज़ों का, भाई ये समझ लो कि इसकी सोल है, ये सोल मतलब समझते हो ना, आत्मा है ये इसकी, बिना इसके कुछ भी नहीं है। अगर हाईवे की आप बात कर रहे हो बिना बिट्यूमिन के और एग्रीगेट के। अब ये बताओ कि सर हाईवे अगर आप बना रहे हो तो उसमें इन दो का क्या रोल है। देखो भाई, बिट्यूमिन जो होता है वो तो होल्ड करके रखता है एग्रीगेट को, और जो एग्रीगेट होता है इसका काम होता है लोड कैरी करना। अब एक चीज़ आप सोच के देखो, एक चीज़ ऐसी है जो लोड कैरी कर रही है, अगर वो लोड को कैरी कर रही है तो जाहिर सी बात है उस पर हमें टेस्ट बहुत सारे परफॉर्म करने होंगे। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम, एग्रीगेट के बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म करने वाले। कहीं वो क्रेसिंग टेस्ट हम देखेंगे, कहीं स्ट्रेंथ टेस्ट देखेंगे, कहीं फ्लैकीनेस देखेंगे, कहीं इलोंगेशन देखेंगे, बहुत सारे हम इसके टेस्ट करने वाले हैं। एब्रेशन टेस्ट देखेंगे, इसके इम्पैक्ट टेस्ट देखेंगे, और जितने भी टेस्ट हो पाएंगे वो सारे हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा हाईवे में जो मेन रोल प्ले करने वाला वो ये एग्रीगेट प्ले करने वाला, और डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी यहीं से फॉर्म होने वाले हैं। अब देखो जो हाईवे आप लोग बनाने वाले हो, हाईवे क्या होता है, अब ये पेमेंट की अगर मैं बात करूँ आप लोगों के लिए, तो पेमेंट दो तरीके की हमारे पास होती है, एक रिजिड होती है और फ्लेक्सिबल होती है। एक रिजिड होती है और एक फ्लेक्सिबल पेमेंट हमारी होती है। अगर मैं बात करूँ आप लोग के लिए फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट की, तो यहाँ पे देखो आप लोग को नज़र आ रहा होगा, ये आप लोग के पास क्या फ्लेक्सिबल पेमेंट है, सब ग्रेड होती है, सब बेस होती है, फिर उसके बाद बेस कोर्स होता है, देन ऊपर बियरिंग कोर्स होता है। इनका डायग्राम से मैं आप लोग क्लियर करा दूंगा क्या होता है, अभी बस आप समझ लीजिए ये चीज़ें होती हैं। इन लेयर्स में आप लोग का
4 to 5 लेयर्स में आप लोग का कंप्लीट होता है कोई भी रोड का कंस्ट्रक्शन। अब देखो ये बिट्यूमिनियस मटेरियल होते हैं। बिट्यूमिनियस मटेरियल का आप बिट्यूमिन से मतलब मत समझ लेना। बिट्यूमिनियस मटेरियल का मतलब होता है जो बाइंडिंग मटेरियल होते हैं। अगर मैं सिंपल आप लोग को बताऊं तो जो भी मेरे बाइंडिंग मटेरियल होंगे वो सब के सब क्या होंगे, बिट्यूमिनियस मटेरियल होंगे। वो बिट्यूमिन भी हो सकता है, वो टार भी हो सकता है, वो कटबैक बिट्यूमिन भी हो सकता है, वो इमल्सन भी हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोग का कि इनकी ग्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ बिट्यूमिन से, टार से, कटबैक बिट्यूमिन से और इमल्सन से। सबसे पहले हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिट्यूमिन की। तो ये देखिए बिट्यूमिन क्या है, प्योर एंड बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल है। बस इतना ही आप लोग को याद रखना, ऑप्शन में इतना ही पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ बिट्यूमिन। तो बिट्यूमिन आप लोग को याद रखना बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोल है। जब पेट्रोल का हम क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं जब ऑयल का, क्रूड ऑयल का, तो वहाँ से जो आप लोग का निकल करके आता है एक तरीके से वेस्ट मटेरियल आप उसको मान सकते हो। तो वो जो वेस्ट मटेरियल आता है वहाँ से निकल कर वो आप लोग का क्या होता है, बिट्यूमिन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे एस्फेल्ट का। तो ये इम्प्योर होता है ड्यू टू नेचुरली अकरिंग। ये एस्फेल्ट जो होता है आप लोग का नेचुरली अकर होता है। इसमें हम किसी भी तरीके की मेन प्रोसेस कोई नहीं लगती, हम इसको नहीं बनाते, नेचुरली ये हमें अवेलेबल होता है और इम्प्योर होता है। अब देखो नेचर में अवेलेबल है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इसमें इम्प्योरिटीज़ आ जाएंगी, तो इसीलिए क्या होता है ये आप लोग का इम्प्योर होता है। तो एस्फेल्ट को याद रखेंगे, इम्प्योर होता है। बिट्यूमिन आप लोग का प्योर होता है। बिट्यूमिन इज़ कम्प्लीटली सोल्यूबल इन CCl4 जिसको कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड बोलते हैं, एंड CH2 जो कैल्शियम सल्फर डाई होता है आप लोग का, डाई सल्फर होता है, कार्बन डाई सल्फर इसको आप बोल सकते हो। तो CCl4 और CH2 में आप लोग का बिट्यूमिन सोल्यूबल होता है, मतलब इसमें ये कम्प्लीटली डिज़ोल्व आप लोग का हो जाता है। अब बिट्यूमिन पे हमारे कुछ टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं, तो उन टेस्ट की हम बात कर लेते हैं जो बिट्यूमिन पे होते हैं। टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। जब भी आप टेस्ट करोगे, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि बिट्यूमिन के जब आप टेस्ट करोगे तो उस समय टेम्परेचर हमको क्या रखना होता है, कांस्टेंट रखना होता है। इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि टेम्परेचर के कॉन्टैक्ट में आते ही क्या होता है, बिट्यूमिन मेल्ट हो जाता है। सबसे पहला आता है पेनिट्रेशन टेस्ट। टू नो सॉफ्टनेस एंड हार्डनेस। पेनिट्रेशन टेस्ट हमारा परफॉर्म करा जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका हमारा मेन मकसद होता है इसको करने का कि कोई भी हमारा जो बिट्यूमिन है वो कितना सॉफ्ट है और कितना हार्ड है। अगर हमको ये पता करना है तो उसके लिए हम परफॉर्म करते हैं पेनिट्रेशन टेस्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इंस्ट्रूमेंट की तो पूछा जाएगा आप लोगों से, पेनिट्रोमीटर जो होता है हमारा वो यूज़ करा जाता है पेनिट्रेशन के लिए। इतना पूछा जाएगा, बस यही आप लोग को याद रखना है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, ये देखिए यूनिट जो होती है इसकी 1/10 होती है, 1/10 ऑफ mm। किसी भी एक mm में जो 1/10 होगा ये हमको बताएगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कि 80/10 इस तरीके से हमारी बिट्यूमिन की ग्रेड होती है, 80/10 है, तो इसका मतलब ये है कि जो बिट्यूमिन होगा उसका जो पेनिट्रेशन होगा ना आप लोग का 8 से 10 mm होगा। 8 से 10 mm आप लोग का उसमें पेनिट्रेशन होगा। अगर हम बात करें कि 30/4 है, 30/40 है, तो इसमें 3 से 4 mm का आप लोग का पेनिट्रेशन होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप किसी चीज़ को पेनिट्रेट करा रहे हो बिट्यूमिन, एक में पेनिट्रेशन इतना है, एक में पेनिट्रेशन इतना है, किस में पेनिट्रेशन कम हो रहा है, इसमें पेनिट्रेशन कम हो रहा है, किस में पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। तो जब इसमें पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, इसमें पेनिट्रेशन कम हो रहा है, तो ये वाला कैसा हो गया आप लोग का, सॉफ्ट हो गया, और ये वाला कैसा हो गया आप लोग का, हार्ड हो गया। तो ग्रेड दे करके पूछता है वो इस तरीके से कि इनमें से कौन सा सॉफ्ट है और कितना कौन सा हार्ड है। तो आप वहाँ से उसको कैलकुलेट कर सकते हो, जो भी आप लोग को रिजल्ट दे करके रखेगा। नेक्स्ट आता है डक्टिलिटी टेस्ट। तो डक्टिलिटी टेस्ट की बात करें तो इसका मेन मकसद होता है डिफॉर्मेशन रीअकर, कि कितना डिफॉर्मेशन उसमें हो सकता है, ये हम देखेंगे। इंस्ट्रूमेंट इलास्टोमीटर, याद रखना इंस्ट्रूमेंट इलास्टोमीटर होता है, यूनिट हमारी सेंटीमीटर होती है, रेट इसमें जो हम अप्लाई करते हैं वो 50 mm पर मिनट की रेट होती है, 50 mm पर मिनट की रेट से हम उस पर अप्लाई करते हैं। अगर यहाँ पे ग्रेड की बात करें तो याद रखना ग्रेड यहाँ पे दो तरीके की ग्रेड हमारी होती हैं बिट्यूमिन की, एक असम की होती है और एक सोर्स की होती है। अगर मान लो कि आप बिट्यूमिन कहीं पे गए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, अगर वहाँ पे A35 A70 लिखा हुआ है तो ए से समझ जाना कि वो ग्रेड कहाँ की है, असम की है। कहाँ की है, असम की वो ग्रेड है। क्लियर है। उसके बाद अगर बात करें सोर्स की तो S से रिप्रेजेंट होता है हमारा सोर्स, S35 है, S70 है, तो ये हमको बताता है। इनमें बात करें लो डक्टाइल कौन होता है, तो असम वाली ग्रेड जो होती है वो आप लोग की लो डक्टाइल होती है, ये भी आप लोग को याद रखना है। विस्कोसिटी की बात कर लेते हैं। विस्कोसिटी रेजिस्टेंस टू फ्लो, कि कोई भी आप लोग का विस्कोसिटी, जैसे कि हम फ्लूइड में भी पढ़ते हैं, तो अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा विस्कस है तो मतलब वो कम फ्लो होगी, कोई भी चीज़ कम विस्कस है तो वो ज़्यादा फ्लो होगी।
समझ रहे हो नहीं बात को? अगर कोई चीज़ ऐसा समझ लो कि अगर किसी की विस्कोसिटी जो है बहुत ज़्यादा है तो वो कम फ्लो होगी, उसका फ्लो क्या होगा, कम होगा, विस्कोसिटी ज़्यादा है। अगर किसी की विस्कोसिटी कम है तो फ्लो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये चीज़ आप समझ लेना। इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं इसमें ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ओरिफिस टाइप विस्कोमीटर हम इसमें यूज करते हैं, जो हम विस्कोसिटी निकालते हैं किसकी, बिट्यूमिन की निकालते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात कर लेते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिग्नोमीटर से मेजर करी जाती है, वही फिग्नोमीटर जो हम सोइल में भी यूज करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी सोइल की निकालने के लिए। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना आप लोगों को। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि रूम टेम्परेचर पर हम इसको करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी बिट्यूमिन की मोर देन 10 टाइम्स एग्जाम में पूछी गई है, 0.97 से लेकर के 1.02। ये आप लोग को याद रखना है, इतनी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप लोग की होती है। आई होप आप लोग को क्लियर विजिबल होगा। 0.97 से लेकर के 1.02 इतनी स्पेसिफिक ग्रेविटी हमारी इसकी होती है, ये भी आप लोग को याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम टार की। तो टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी थोड़ी इससे ज़्यादा होती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। 1.10 से लेकर के 1.29 तक बिट्यूमिन से ज़्यादा होती है टार की स्पेसिफिक ग्रेविटी। सॉफ्टनिंग पॉइंट की बात करें तो सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए हम रिंग एंड वॉल एपरेटस यूज करते हैं। ठीक है, रिंग एंड वॉल एपरेटस याद होना चाहिए, टिप्स पर नाम याद होना चाहिए। रिंग एंड वॉल एपरेटस हम इसमें यूज़ करते हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी, ये भी आप लोग को याद है। फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट, फ्लैश फायर पॉइंट टेस्ट नाम से क्लियर हुआ। फ्लैश फायर सॉफ्टनिंग के लिए, सेफ्टी टेस्ट के लिए, किसके लिए करते हैं, सेफ्टी टेस्ट के लिए हम परफॉर्म करते हैं किसको, फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट को। फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट हमारा जो होता है, इसमें टेम्परेचर कितना रखा जाता है, मिनिमम 175 डिग्री सेंटीग्रेड आप लोग का रखा जाता है। पेनिस्की मार्टिन्स एपरेटस, पेनिस्की मार्टिन्स एपरेटस हम इसमें यूज करते हैं, इस चीज़ का नाम याद रखना। पेनिस्की मार्टिन्स एपरेटस हम इसमें यूज करके चलते हैं अपना। और सोल्यूबिलिटी टेस्ट की बात करें तो सोल्यूबिलिटी टेस्ट आप लोगों का परफॉर्म करा जाता है प्योरिटी के लिए। अगर मान लो आप लोग का कोई भी बिट्यूमिन का आप सैंपल लेकर के आए, अगर वो 99% प्योर होगा तभी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, वरना उसको हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखें। एक्सेप्ट तभी हम उसको करेंगे जब 99% वो प्योर होगा। उसके बाद आ जाता है सेकंड, पहले हम बिट्यूमिन पढ़ लेते, अब आ जाता है हमारा कटबैक बिट्यूमिन। तो कटबैक बिट्यूमिन से रिलेटेड मैं आप लोग को बता देता हूँ। कटबैक बिट्यूमिन में आप लोग को सिर्फ इतना ध्यान रखना कि जैसे आप लोग यहाँ पे ग्रेड देख पा रहे हो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ समझ लो कि कटबैक बिट्यूमिन होता क्या आप लोग का। सबसे पहले तो कटबैक बिट्यूमिन आप जब आप बिट्यूमिन में वोलेटाइल डाइल्यूटेंट मिला देते हो ना, चीज़ ध्यान रखना, जब आप बिट्यूमिन में वोलेटाइल डाइल्यूट मिला देते हो तो उस समय जो आपका बनता है वो कटबैक बिट्यूमिन होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और विस्कोसिटी भी इसकी कम होती है। यानी कि ये अगर बात करें बिट्यूमिन के रेस्पेक्ट में तो उससे ज़्यादा ये आप लोग का विस्कस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, ऐसा आप इसको समझ सकते हो। ठीक है। अच्छा, आरसी की बात करें तो आरसी की फॉर्म में इसकी ग्रेड आती है रैपिड क्यूरिंग जिसको हम बोलते हैं। तो आरसी 0, आरसी 1, आरसी 2, आरसी 3। तो अगर आरसी मान लो एक आरसी 5 है ग्रेड और एक आरसी कितनी 4 है, आरसी 04 है, आरसी 5 है, तो इनमें से किसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, तो विस्कोसिटी आप लोग की ज़्यादा होगी किसकी, आरसी 5 की। सॉरी, इसकी विस्कोसिटी कम होती है, इसकी विस्कोसिटी क्या होती है भाई, कम होती है। कटबैक बिट्यूमिन में जब आप डाइल्यूटेंट मिला दोगे, डाइल्यूटेड वोलेटाइल मिला दोगे तो इसकी विस्कोसिटी हम क्या हो जाती है, कम हो जाती है बिट्यूमिन से। याद रखना, बाई मिस्टेक हो गया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी यार उसके लिए। बिट्यूमिन से कम विस्कस होता है आप लोग का कटबैक बिट्यूमिन, लेकिन जैसे जैसे इसकी ग्रेड बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 5 वाली कैटेगरी ज़्यादा विस्कस होगी एज़ कम्पेयर टू 2 कैटेगरी, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाता बिट्यूमिन इमल्सन। इमल्सन की बात करें तो इमल्सन जो होता है आप लोगों का, इसमें क्या होता है कि बिट्यूमिन में इमल्सीफायर हम मिक्स कर देते हैं। बिट्यूमिन में हम इमल्सीफायर मिक्स कर देते हैं। बिट्यूमिन हमारे पास पहले से होता है, उसमें इमल्सीफायर हम मिक्स कर देते हैं। अब ये इमल्सीफायर जो होता है कुछ नहीं होता है, सोप सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, साबुन का सॉल्यूशन हमारे पास होता है, सोप का सॉल्यूशन होता है, इसको हम इसमें मिक्स कर देते हैं। अब इससे होता क्या है कि जो हमारा स्टेबलाइज़र हो जाता है, ज़्यादा स्टेबलाइज़र हो जाता है, और प्रोडक्शन ऑफ क्या हो जाता है इससे, आई थिंक ये कुछ रेज है यहाँ पे। ठीक है, चलो इसको छोड़ो, यूज़ देख लेते हैं इसका। मेंटेनेंस एंड पैच वर्क में, ये याद रखना, मेंटेनेंस वर्क में इसको हम यूज़ करते हैं। पावर क्या होती है, इट कैन बी यूज्ड वेट वेदरिंग, ये वेट वेदरिंग में भी यूज़ करा जा सकता है, इसकी यही पावर है। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर वेट वेदरिंग है, बारिश पड़ रही है और बारिश पड़ते समय रेनिंग हो रही है और उस समय आप लोग को रोड बनाना है, तो उस समय आप कौन सा बिट्यूमिन यूज़ करोगे, तो बिट्यूमिनस इमल्सन आप लोग उस समय यूज करते हो। नेक्स्ट बात करते हैं
टार की। तो देखो टार के केस में भी वही होता है आप लोग का, ये डाइल्यूटेड क्या होता है आप लोग का, डिस्ट्रक्टिव डाइलेशन इसका होता है, जिसमें डाइलेशन की बात करें, डाइलेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जब आप किसी चीज़ को ऑक्सीजन की अब्सेंस में बर्न करते हो, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट ना हो, और जब उसको आप बर्न करते हो तो वो डाइलेशन आप लोग की एक प्रोसेस होती है। तो ये आप लोग का जब कोल होता है या फिर वुड होती है, कोल या वुड होती है, जब उसको आप ऑक्सीजन की अब्सेंस में जब आप उसको गर्म करते हो या हीट करते हो, तो उस समय जो आप लोग का बनता है वो टार आप लोग का होता है। ग्रेड जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसकी विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, याद रखना। देखो ग्रेड बढ़ रही है नीचे को आने पे, तो विस्कोसिटी भी इसकी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट बात करें, जैसे कि आप लोग का बिट्यूमिन था, तो बिट्यूमिन CCl4 में और CH2 में कम्प्लीटली सोल्यूबल था, अगर आप लोग को याद हो। तो वैसे ही जो आप लोग का टार होता है ये सोल्यूबल होता है टाउलिन में। क्वेश्चन पूछा जाता है किस में सोल्यूबल होता है टार, T4 टार, T4 टाउलिन। तो ऐसे आप याद रख सकते हो T4 टार, T4 टाउलिन में आप लोग का सोल्यूबल होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर ससेप्टेबिलिटी होती है, मोर चेंज इन प्रॉपर्टी इन चेंज इन लो टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि जैसे थोड़ा सा भी आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज करा तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, ज़्यादा ही चेंजेस हो जाते हैं। तो मोर ससेप्टेबिलिटी इसमें होती है। क्लियर है, ये चीज़ आप लोग को याद रखना। अब आ जाता है एग्रीगेट। एग्रीगेट से डायरेक्ट आप लोग के टेस्ट पूछे जाते हैं, और कुछ भी आप लोग को याद रखना, टेस्ट आप लोग को याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोग को एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, जो स्टोन होता है ना, स्टोन और स्टोन के बीच जब आप उनको क्या कराते हो, अट्रैक्ट कराते हो, तो उस समय जो होता है एट्रीशन होता है। क्या होता है उनके बीच, एट्रीशन होता है। लेकिन जब टायर और स्टोन आपस में रगड़े जाते हैं, आपस में उनके बीच क्या होता है, एक तरीके से रगड़ना समझ रहे हो ना, जब फ्रिक्शन उनके बीच होता है तो उसको हम बोलते हैं एब्रेशन। क्या हम बोलते हैं, एब्रेशन। यानी कि एक तरीके से जब एक दूसरे के ऊपर वो स्लाइड करते हैं, यानी कि टायर अगर स्टोन के ऊपर स्लाइड करेगा तो वो हो जाएगा हमारे पास क्या, एब्रेशन। और जब टायर या स्टोन जब आप लोग क्या वो करेंगे, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगे, तो वो आप लोग हो जाएगा एट्रीशन। याद रखना, दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्या एट्रीशन होता है और क्या एब्रेशन होता है। एब्रेशन बोले तो जब आप लोग का टायर स्टोन के ऊपर आ जाए, ठीक है, टायर जो है वो स्टोन के ऊपर करे, ठीक है, फ्रिक्शन करे, समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। टेस्ट ऑन एग्रीगेट। टेस्ट ऑन एग्रीगेट की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला आ जाता है क्रैशिंग टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा एपरेटस यूज करा जाता है सर क्रैशिंग टेस्ट के लिए, क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। याद रखना, एक तो यहाँ से हमारा स्ट्रेंथ के लिए और स्टेबिलिटी के लिए, एक तो ऑब्जेक्ट आप लोग को याद रखना क्या होता है, स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी पता करने के लिए हम यूज करते हैं इसका। और सेकंड हम बात करें तो इसकी वैल्यू जो होती है, अगर बात करो बेस कोर्स के लिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था नीचे सब ग्रेड होगी, फिर सब बेस होगी, फिर बेस होगी, फिर बियरिंग कोर्स होगी। इस तरीके से हमारी क्या होती हैं, हाईवे में लेयर्स होती हैं। तो अगर आप क्रैशिंग टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो और स्ट्रेंथ निकाल रहे हो, तो उस समय जो आप लोग की एग्रीगेट की क्रैशिंग वैल्यू है किसके लिए, बेस कोर्स के लिए 45% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और सरफेस कोर्स के लिए 30% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि हम इम्पैक्ट लोड अप्लाई करते हैं, ऊपर से लोड हम इसमें अप्लाई करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एग्रीगेट होता है 12 mm से जितना पास हो जाता है और 10 mm पे जितना रिटेन कर जाता है, उन दोनों वैल्यू को यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एब्रेशन टेस्ट। तो एब्रेशन टेस्ट हमारा, एब्रेशन जैसे कि मैंने आप लोग को बताया टायर और स्टोन के बीच जो आप लोग का होता है, किससे फाइंड आउट करते हैं, तो लॉस एंजल्स टेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्रेशन टेस्ट किससे हमारा करा जाता है, तो लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट हमारा होता है। नाम याद रखना, लॉस एंजल्स टेस्ट वहाँ पर दे करके रखेगा। एब्रेशन मैंने इसलिए बोल रखा है कि 2 से 4 बार आप इसके साथ बोल दो तो आप लोग को आंसर याद हो जाएगा। लॉस एंजल्स एब्रेशन टेस्ट, लॉस एंजल एब्रेशन टेस्ट, यानी कि एब्रेशन टेस्ट लॉस एंजल एपरेटस से हमारा किया जाता है। यही आप लोग को सिर्फ याद रखना, और इससे ज़्यादा कुछ भी आप लोग को याद नहीं रखना है। इम्पैक्ट टेस्ट की बात करें तो टफनेस पता करने के लिए, कितनी टफनेस है ये पता करने के लिए आप लोग का करा जाता है। साउंडनेस की बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग, यानी कि वेदर के कॉन्टैक्ट में आने के बाद वो कितना रेजिस्ट कर सकता है, ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शेप टेस्ट के लिए हमारा करा जाता है फ्लैकीनेस और इलोंगेशन टेस्ट और एंगुलरिटी, ये 3 टेस्ट हमारे परफॉर्म करे जाते हैं शेप के लिए, कि कैसी शेप है एग्रीगेट की, फ्लैकी है, इलोंगेशन है, या फिर हमारी एंगुलरिटी। अगर मैं आप लोग को बताऊं, एंगुलेशन का मतलब होता है कि एकदम लॉन्ग होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एकदम लॉन्ग टाइप का एग्रीगेट होना चाहिए। और फ्लैकी का मतलब करूं तो उसकी थिकनेस बहुत कम होनी चाहिए, चपटा होना चाहिए एक तरीके से, अगर हिंदी में आप समझ सकते हो वर्ड को, चपटा एकदम मतलब थिन होना चाहिए, और ऊपर का सरफेस एरिया उसका ज़्यादा होना चाहिए। एंगुलरिटी की बात करें तो आप लोग का राउंड शेप का आप लोग का होना चाहिए। तो इनमें से 3 तरीके के हमारे वर्ड हैं। तो बात कर लेते हैं फ्लैकीनेस के केस में हमारा क्या होता है। फ्लैकीनेस के केस में अगर हम बात करें तो एनी वन डायमेंशन
जो कि लीस्ट डायमेंशन है, इज़ लेस देन 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। अगर आप लीस्ट डायमेंशन निकाल लो, सपोज आप लोगों ने लीस्ट डायमेंशन निकाली और वो कितनी आई, लेस देन आई 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन के, किसके, मीन डायमेंशन के, तो हमारा कैसा हो जाएगा, फ्लैकी हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इलोंगेशन की, तो इलोंगेशन के केस में अगर आप लोग की लार्जेस्ट जो डायमेंशन है, लार्जेस्ट डायमेंशन जो 0.8 टाइम्स आई किसके, मीन डायमेंशन के, मीन डायमेंशन के, तो आप लोग का कैसा हो जाएगा, वो इलोंगेशन हो जाएगा। ठीक है ना, इलोंगेटेड एग्रीगेट हो जाएगा। फ्लैकी की बात करें तो 0.6 टाइम्स ऑफ मीन डायमेंशन। अच्छा, याद कैसे रखेंगे सर, फ्लैकी में 0.6 से मल्टीप्लाई करानी है और एलोंगेशन में हमें 8 से करानी है। तो याद रखना फ्लैकी में एफ आ रहा है और एफ का कोड जो होता है वो कितना होता है, 6 होता है। इसका मतलब आप लोग को मल्टीप्लाई 0.6 से करानी है। क्लियर है। और दूसरा जो बचा वो 0.6 और उसके बाद जो 0.8 ही आएगा, तो सीधा आप लोग समझ जाना 0.8 से इतना तो आप लोग याद रख ही सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को इतनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यार, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। क्लियर है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं आप लोग के आईआरसी की थ्रू। एंगुलरिटी नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि एंगुलरिटी नंबर आप लोगों से पूछा जाता है। इसकी रेंज तो 0 से 11 के बीच में इसकी रेंज होती है। याद रखना आप लोगों को 0 से 11 के बीच में इसकी रेंज होती है, यही आप लोगों से पूछा जाता है एंगुलरिटी के केस में। एंगुलरिटी के केस में अगर एंगुलरिटी नंबर आप लोगों से कैलकुलेट करा लेता है तो याद रखना ये हो जाएगा मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर मान लो कि टोटल 100% था, 100% में जो सॉलिड था आप लोग का वो कितना था, केवल 67% था, और बाकी जो थे आप लोग के एयर वोट से 33%। तो आप लोग क्या करोगे, जो सॉलिड है केवल सॉलिड जितना भी उसमें प्रेजेंट है उसमें से माइनस कर दोगे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, जो भी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको माइनस कर दोगे तो एंगुलरिटी नंबर आप लोग के पास आ जाएगा। नेक्स्ट आप लोग के पास आता है मार्शल मिक्स डिज़ाइन। जैसे कि नाम से क्लियर रहा, मिक्स डिज़ाइन, यानी कि आप लोग को ये बताएगा कि आप लोग कैसे एग्रीगेट को और बिट्यूमिन को मिक्स कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप लोग को बताता है। अगर यहाँ पे सिंपल इसको पढ़ोगे तो ये नज़र आएगा आप लोग को, मेथड विच यूज टू चेक द प्रॉपर्टीज कॉल्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिक्स, यानी कि जो मिक्स आपने तैयार करा अगर उसकी प्रॉपर्टीज़ आपको चेक करनी तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन आप लोग के पास आ जाता है। यहाँ पे देखो, टू ऑब्टेन ऑप्टिमम बिट्यूमिन कंटेंट, कितना हमारा सही अमाउंट में एग्रीगेट के बीच बिट्यूमिन प्रेजेंट होना चाहिए, अगर वो आप लोग को पता करना है तो मार्शल मिक्स डिज़ाइन, और आप लोग को नाम से क्लियर होगा कितना इंपॉर्टेंट ये आप लोग के लिए हो जाता है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है वो आप लोग का ये क्वेश्चन बनता है, मैं आप लोग को बता देता हूँ। जैसे जैसे आप बिट्यूमिन बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे फ्लो वैल्यू भी आप लोग की बढ़ती जाएगी, लेकिन लगता हमको ये कि बिट्यूमिन बढ़ाएंगे तो फ्लो वैल्यू कम हो जाएगी। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आप लोग का पूछा जाता है। बिट्यूमिन बढ़ाओगे तो फ्लो वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। बिट्यूमिन बढ़ाओगे तो एक लिमिट तक आप लोग का यूनिट वेट बढ़ेगा, बट उसके बाद क्या हो जाएगा, यूनिट वेट घटना शुरू हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये आप लोग का पूछा जाता है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग के यहाँ से बनते हैं, बाकी ग्राफ भी आप देख लेना, लेकिन ये 2 ग्राफ मैं आपको अपनी तरफ से रिकमेंड करूँगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी हालत में इनको स्किप नहीं कर सकते, फ्लो वैल्यू वाला और यूनिट वेट वाला, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, देखो रोड कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो 2 तरीके की पेमेंट होती है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के केस में आप लोग का क्या होता है, नीचे ये देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ, इस तरीके का हमारा होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो तो एक लेयर मिस है। यहाँ पे देखो, अगर सबसे नीचे आप बात करो तो नीचे सब ग्रेड आ गया, जो नेचुरल फॉर्म में से सब ग्रेड हो गया, सब बेस हो गया, फिर बेस हो गया, फिर सरफेस कोर्स हो गया, जिसको आप बियरिंग कोर्स भी बोलते हो, सरफेस कोर्स इसको आप बोलते हो। ठीक है, अगर इसकी हम बात करें ये आ गया सरफेस कोर्स। ये देखो 4 लेयर हो गई। अब इसमें नेचुरल भी होता है आप लोग का, ये भी होता है, लेकिन इसमें एक बेस कोर्स जो होता है आप लोग का वो मिस्ड होता है। इस चीज़ को आप लोग को याद रखना है। इसमें केवल आप लोग की 3 लेयर होती हैं, इसमें आप लोग की 4 लेयर होती हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट में। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। ये देखिए डिज़ाइन ऑफ पेमेंट आप लोग का, यहाँ से कुछ भी हमें नहीं करना है, बस हाँ ये देखना है डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट का हम लोगों से पूछा जाता है कि कौन सा मोस्ट एक्यूरेट मेथड होता है इस तरीके से। तो कुछ इंपेरिकल मेथड हमारे पास होते हैं, ग्रुप इंडेक्स मेथड होता है, एक CBR मेथड होता है, एक CRB मेथड होता है, एक ट्राईएक्सेल मेथड होता है, एक बुर्मिस्टर इलास्टिक लेयर थ्योरी होती है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। याद रखना फ्लेक्सिबल पेमेंट कौन सी वाली, बिट्यूमिन वाली, कौन सी वाली, बिट्यूमिन वाली। और जो रिजिड पेमेंट होती है वो कौन सी वाली, CC, जिसको CC या फिर RCC वाली पेमेंट भी आप इसको बोल सकते हो, वो आप लोग की होती है। ये देखिए फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है आप लोग की, आप इसको पढ़ लेना। सोइल आप लोग की यहाँ पे होती है 1:2, स्लोप पूछा जा सकता है आप लोग का 1:2, इसमें जनरली हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आप लोग याद सोइल सब ग्रेड होती है, सब बेस होता है, बेस होता है, सरफेस कोर्स होता है, ये चीज़ याद रखना, सब ग्रेड, सब बेस, बेस और सरफेस कोर्स। इसके बाद हम बात करेंगे
हमें यहाँ से ग्रुप इंडेक्स मेथड हमको देख लेना है, इसको हमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है याद करने के लिए, बस हमको याद करनी है तो ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जो कि आप लोगों की कितनी होती है 0 से 20 के बीच होती है। अब यहाँ पे देखो, अगर ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सोइल की शियर स्ट्रेंथ या सोइल की स्ट्रेंथ उतनी कम होगी, ये याद रखना। यहाँ से ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जो इंपॉर्टेंट है वही आप लोगों को बता रहा हूँ। थिकनेस ऑफ पेमेंट, अगर मान लो कि ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम है, अगर स्ट्रेंथ कम है तो जाहिर सी बात है पेमेंट की थिकनेस हमको क्या रखनी पड़ेगी, ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ताकि हमारी पेमेंट क्या ना हो पाए, फेल ना हो पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये वाला। ग्रुप इंडेक्स की वैल्यू ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ कम आ रही, इसीलिए 0 से 20 के बीच होती है, तो 0 वाली वैल्यू ज़्यादा अच्छी मानी जाती है एज़ कम्पेयर टू 20 इन केस ऑफ आप लोग का ग्रुप इंडेक्स। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का रिजिड पेमेंट। तो रिजिड पेमेंट के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पे सोइल सबग्रेड होता है, बेस होता है, सीमेंट होता है। यहाँ पे आप लोग का जो सब बेस वाला पोर्शन होता है, सब बेस वाला आप लोग का पोर्शन नहीं होता है, सबग्रेड होता है, बेस होता है, और जो सीमेंट वाली आप लोग की आ जाती है जिसको आप सरफेस कोर्स भी बोल सकते हो। यहाँ से आप लोग का डिज़ाइन आ जाता है, जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट का था वैसे ही आप लोग का रिजिड का भी है। अब रिजिड के केस में आप लोग को यहाँ पे कुछ भी याद नहीं रखना है। ये देखो स्ट्रेसिस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, यहाँ पे एल और बी करके दो टर्म आते हैं। एल और बी क्या होते हैं इनके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखो सबसे पहला आता है रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। तो रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस निकालने का फॉर्मूला ये हमारे पास होता है एल इजिकल टू ई एच क्यूब अपॉन 12 के 1 माइनस के म्यू स्क्वायर, इसकी पावर 1/4। अगर बात करूं गेट में एससी में तो मोर देन 10 to 20 टाइम्स इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा। हर बार अल्टीमेटली अल्टरनेट तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। अगर आप चाहते हो तो इसको याद रख सकते हो। याद रखना रिलेटिव स्टिफनेस का होता है, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एक तरीके की रेडियस ही होती है। गेट 2017 में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोग का। ई जो होता है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, एच उसकी थिकनेस होती है, के आप लोग का कोफिशिएंट ये होता है सबग्रेड आप लोग का रिएक्शन, सबग्रेड रिएक्शन आप लोग की होती है, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन जो कि आप लोग का लोड आएगा पर यूनिट डिफ्लेक्शन आप लोग होता है। एक तरीके से स्टिफनेस ही आप लोग की होती है, लेकिन स्टिफनेस जो होती है वो एमएम में होती है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम की तरह काउंट हो रहा है। ये प्रेशर है, प्रेशर अपॉन यूनिट डिफ्लेक्शन, लेकिन स्टिफनेस में क्या होता है लोड अपॉन डिफ्लेक्शन होता है, यहाँ पे प्रेशर पर डिफ्लेक्शन है, याद रखना। ये चीज़ आप देख लेना एक बार अगर आप देखना चाह रहे हो तो। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इससे आगे हमारे पास और कुछ है भी नहीं। यहाँ से हमसे ये क्वेश्चन बस पूछा जाता है, ये याद रखना है। ए जो होता है हमारा रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया होता है। अगर कॉन्टैक्ट एरिया की वैल्यू इतनी है मतलब इसका क्या है कि ए की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1.724 इंटू एच, एच मतलब थिकनेस ऑफ स्लैब से अगर ज़्यादा है तो उस समय जो आप लोग की बी की वैल्यू होगी वो आप लोग की कितनी होगी, ए के इक्वल हो जाएगी। और बी क्या होगा आप लोग का, बी होगा आप लोग का इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन। इतना आप लोग को याद कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। काफ़ी मेहनत से आप लोग के लिए यार लेक्चर तैयार करता हूँ। थैंक यू सो मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।